सभी को अनूप भार्गव की तरफ से नमस्कार, प्रणाम। हमारा सौभाग्य है कि आज हिंदी से प्यार है समूह के अंतर्गत हम लोग हमारी सदी के एक बेहद महत्वपूर्ण, चर्चित, लोकप्रिय कवि सुदामा पांडे धूमिल जी पर चर्चा के लिए इकट्ठे हुए हैं। इससे पहले हमने एक कार्यक्रम दुष्यंत कुमार जी पे किया था, जिसे आपका सबका बहुत ही स्नेह मिला। उसी से प्रेरित होकर आज ये कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं धूमिल जी पर। और हमें खुशी है कि हमारे बीच में हमें ऐसे विद्वानों का साथ मिल रहा है जिन्होंने धूमिल जी को जाना है, उन्हें पढ़ा तो है ही, उन्हें समझा है। और आज हमारी कोशिश होगी कि उनके माध्यम से हम अपने आप को और समृद्ध करें, धूमिल जी के बारे में और अधिक जानें। आगे का कार्यक्रम पढ़ाने के लिए मैं अपने मित्र श्री इंद्रजीत शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। इंद्रजीत भाई मॉस्को में रहते हैं और हमारे हिंदी से प्यार है कि सभी कार्यक्रमों में, सभी परियोजनाओं में शुरू से जुड़े हुए हैं। और आज का ये जो कार्यक्रम है वो उनके प्रयासों के बिना संभव नहीं हो सकता था। तो मैं उन्हें धन्यवाद देते हुए उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। भाई इंद्रजीत जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए इंद्रजीत जी। हाँ जी जी हो गया जी। धन्यवाद अनूप जी, इस सुंदर कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज धूमिल जी पर जो व्याख्यान होंगे, जो आत्मीय संस्मरण होंगे, वो उन लोगों के हैं जो उनके जीवन से रूबरू हुए और उनके मित्रों में से हैं। आदरणीय नरेश सक्सेना जी, उनकी बहुत उनसे मुलाकातें और बातें हुई, तो आज हम सुनेंगे। और लीलाधर जगुड़ी साहब तो उनके बहुत ही अंतरंग मित्रों में से रहे, उनके साथ भी रहे हैं बनारस में। तो बारी बारी से जो आलक जगुड़ी जी की बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी जो एक कविता जो प्रकाशित हुई थी विन्यास पत्रिका में, कि बिल्कुल निजी संवाददाता द्वारा, तो ये कविता जब धूमिल जी ने पढ़ी तो उन्हें लगा कि ये कविता त्रिलोचन जी ने लिखी हुई है किसी छद्म नाम से, कोई लीलाधर जगुड़ी कोई छद्म नाम, उस नाम से त्रिलोचन जी की कविता। तो जब बाद में ये पता लगा कि ये कविता त्रिलोचन जी की नहीं बल्कि लीलाधर जगुड़ी जी की है, तो वो फिर वो मिले और उसके बाद उनकी मित्रता प्रारंभ हुई। और आज ये संस्मरण हम लीलाधर जगुड़ी जी से सुनेंगे। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात ये है कि धूमिल जी के बेटे जो इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, और धूमिल समग्र उन्होंने संपादित किया है, खुद वो अच्छे बड़े साहित्यकार हैं, राजभाषा अधिकारी रहे हैं, और इतना एक तन्मयता के साथ, शिद्दत के साथ धूमिल समग्र का सारा संपादन किया, और आज वो सारे हिंदी समाज के लिए उपलब्ध है। तो हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं, और उनके कारण आज कार्यक्रम में और एक आत्मीयता का भाव आएगा। और रूसी छात्रा भी एक जो है साशा अलेक्जेंड्रा, वो भी धूमिल साहब की एक कविता पढ़ेंगी। और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने जगदीश व्योम जी हैं, हमारे आदरणीय जगदीश मोहन रावत जी, हमारे डिप्टी कमिश्नर, वो साथ स्क्रीन पे मुझे नजर आ रहे हैं, सुरेश हंस जी हैं, और ऋषभ देव जी हैं, सारे अंदा पाटनी जी हैं, जितने हमारे श्रोता दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं सबको मास्को की धरती, पुष्किन की धरती से, टॉल्स्टॉय की धरती से प्रणाम करता हूँ त्रास पीछे। और सबसे पहले मैं प्रहलाद अग्रवाल जी का परिचय देना चाहता हूँ और उन्हीं को आमंत्रित करूंगा। प्रहलाद अग्रवाल जी हिंदी के प्रोफेसर हैं, हिंदी के आलोचक हैं, और लगभग 36-37 साल तक हिंदी पढ़ाने के बाद वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं। लेकिन उनका जो काम है वो सिनेमा पर बहुत ज्यादा है। सिनेमा, अपने को कहते हैं मैं सिनेमा का रसिक हूँ, हालांकि साहित्य और सिनेमा दोनों पर उनका समान अधिकार है। वो हिंदी के बड़े प्रोफेसर रहे, चर्चित प्रोफेसर रहे, लेकिन सिनेमा पर उनका बड़ा काम है। और राज कपूर के ऊपर उनकी किताब बहुत चर्चित हुई, आधी हकीकत आधा फसाना। इसी का एक अंश नामवर सिंह जी ने हमारी जो एनसीईआरटी एक किताब है स्पर्श, हिंदी क्लास 10th की, उसमें शैलेंद्र पर एक लेख जो है, तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, वो शामिल है।
तो वो साहित्य और सिनेमा के बीच एक सेतु तैयार करने में मैं समझता हूँ प्रहलाद अग्रवाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने न केवल शैलेंद्र पर एक किताब लिखी राज कपूर के साथ साथ, बल्कि गुरुदत्त पे लिखी, यश चोपड़ा पे लिखी, और अभी वो करीब 10 खंडों में प्रथम पुरुष नाम से सिनेमा के जो डायरेक्टर्स के ऊपर हैं, 1931 से लेकर के ये 2020 तक जितने भी डायरेक्टर्स हुए हैं उन सब के बारे में उनका एक शायद 10 खंडों में वो समग्र उनका आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा काम है। तो मैं आदरणीय प्रहलाद अग्रवाल जी जो साहित्य और सिनेमा का एक बड़ा नाम है, और सबसे बड़ी बात है कि चेहरा उनका जितना रूहानी लगता है, मन से उतने ही रूमानी है, और उनकी वाणी में एक ओज है। अब मैं आदरणीय प्रहलाद अग्रवाल जी हम लोगों ने कई बार सुना है, जगदीश मोहन रावत जी गवाह हैं, उन्होंने कई कार्यक्रम में हमने उन्हें बुलाया और उन्हें सुना है, और उस सिनेमा पर कितना खूबसूरत बोलते हैं। लेकिन आज वो अपने मित्र पर, उनके कविताओं पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर रोशनी डालेंगे। तो आदरणीय प्रहलाद अग्रवाल जी, कृपया अब आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। आपका स्वागत, करतल ध्वनि से हम आप सबका स्वागत करते हैं। तो आप धूमिल जी के बारे में अपने विचार हम लोगों के साथ साझा करें। आदरणीय प्रहलाद अग्रवाल जी, सतना से। सभी को प्रणाम प्रहलाद जी, करता। मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि आदरणीय लीलाधर जगोड़ी साहब, नरेश सक्सेना जी, अनूप भार्गव साहब, इंद्रजीत जी और उपस्थित सभी लोग, उनके सामने मुझे उस मंजर को याद करने का मौका मिला है जो आज से करीब 50-60 साल पहले वाराणसी में अपने मित्रों के साथ जब बिल्कुल पीछे उनकी ओजस्वी वाणी को सुनते हुए, उनको झगड़ते देखते हुए धूमिल को फिर देख पा रहा हूँ, उन्हें स्मरण कर पा रहा हूँ, और यह महसूस कर पा रहा हूँ कि अपने समय में अनदेखे रह जाने के बावजूद, अपने समय में बहुत अधिक चर्चित न हो पाने के बावजूद, जिंदगी में महज 35 साल मिलने के बावजूद जो हमारी रचनात्मक सोच वो हमें बहुत लंबे समय तक जीवित रखती है। मुझे कभी कभी कोफ्त होती रही कि 37-38 साल कॉलेजों में पढ़ाने के बावजूद मुझे एमए की उच्च कक्षाओं में भी आधुनिक कवियों को पढ़ाने के अवसर नहीं मिले। पढ़ाने के अवसर का मतलब था कि नई पीढ़ी को उन कवियों से परिचित करा। और आज भी जो साहित्य से जुड़े हुए लोग, जो साहित्य के मर्मज्ञ हैं, वे तो धूमिल की कविताओं से परिचित, परंतु जो एक सहज विद्यार्थी वर्ग, जो काव्य प्रेमी है, वो धूमिल नहीं होगा जिस तरह की होना। तब मैं खुद पढ़ा करता था, जब मैं उनसे बीए फाइनल था, और चूंकि काशीनाथ सिंह जी से मेरी अतिशय मित्रता जो आज तक याद है, नामवर जी हमेशा उनका आशीर्वाद मिला, और आशीर्वाद कि उन्होंने मुझे एक नालायक विद्यार्थी की तरह हमेशा बहुत पढ़ा, और मैं उसी तरह का उनका विद्यार्थी था, उनका प्रेमी था, जिस तरह के वो बंदर हुआ करते थे जो ऋषियों के शंकर जी उनके पूज्य भगवान नदी में फेंक देते थे,
और उन्हीं को फिर आशीर्वाद मिला कि तुम बनाओ, तुम राम का सीता तक साधन निर्मित करो, तुम देखोगे पत्थर तो नहीं प्रहलाद जी, डूबे। मैं माफी चाहूंगा 1 मिनट व्यवधान के लिए। आपका कोई दूसरा कंप्यूटर ऑन है? आपके कमरे में एक एको आ रही है और आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। तो अगर आपका कोई दूसरा कंप्यूटर या फोन आपके कमरे में ऑन हो, अगर ये यहाँ या किस, अच्छा नहीं मुझे दिख रहा है, मैं देखती हूँ 1 मिनट। और मैं हाँ, तो और आप अगर थोड़ा सा माइक के थोड़ा सा पास आए, अगर आ सके किसी तरह तो। लेकिन आप शुरू कीजिए फिर से। मैं माफी चाहूंगा, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि स्पष्ट नहीं आ रही है आवाज, तो जी जी, अब आप शुरू करें फिर से। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, नहीं, आप हम आपको देख पा रहे हैं और अच्छा, तब ठीक है, लेकिन मैं बोलने वाले को नहीं देख पा रहा। आप नहीं देख पा रहे? सिर्फ नरेश जी हमें भी नहीं दिख रहे। अच्छा सर, आपको कुछ करना पड़ेगा। हम आपको देख पा रहे हैं और हम प्रहलाद जी को भी देख पा रहे हैं, तो मगर नरेश जी को हम नहीं देख पा रहे हैं। हम भी नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा, नरेश जी नहीं देख रहे हैं। नहीं, 1 मिनट, कुछ नहीं, पहले तो ये कि प्रहलाद जी को सब लोग देख पा रहे हैं, राइट? हाँ हाँ, नरेश जी फोन से जुड़े हैं, उनको इसलिए वो देख नहीं पा रहे, उनको राइट स्वाइप करना पड़ेगा फिर। उनको वीडियो ऑन करना पड़ेगा जिससे कि वो जी हाँ, तो देखिए अभी कर लेंगे। और ये प्रहलाद जी, आपका भी जो है इमेज थोड़ी टेढ़ी हो गई है, तो हाँ अब ठीक है, अब आप बोलिए जी। हाँ जी, नरेश जी, आप अगर नहीं देख पा रहे हैं तो आपको अपने फोन में कुछ करना पड़ेगा। अभी मैं देख तो पा रहा हूँ, लेकिन फ्रीज फ्रेम दिख रहे हैं मुझे। अनूप भार्गव जी दिख रहे हैं। अच्छा, नहीं, वो आपको स्पॉटलाइट मैंने किया हुआ है प्रहलाद जी को, तो आपको प्रहलाद जी ही दिखने चाहिए, बाकी सबको अनूप सिर्फ भार्गव दिख रहे हैं। अच्छा, वो आपने गैलरी व्यू किया होगा एक्चुअली, वो व्यू में आपको वो घर पे जो कोई अगर है सहायता कर सके, क्योंकि यहाँ से तो मैं कुछ नहीं कर सकता। चलिए सर, उनकी आवाज ही सुनिए, आवाज सुनिए, दमदार आवाज। हाँ चलिए, आवाज आ रही है मुझे। चलिए ठीक है, ठीक है। प्रहलाद जी शुरू मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी भी आ रही है जी, और मैं दिख रहा हूँ? जी हमें तो दिख रहे हैं सर आप। हमें तो दिख भी रहे हैं और सुनाई भी दे रहे हैं। अच्छा, तब ठीक है, बहुत अच्छा है जी। चलिए प्रहलाद जी, आप शुरू कीजिए। माफी चाहूंगा व्यवधान के लिए, लेकिन जरूरी बात जी। अब मैं भूल गया कि मैं कहाँ पहुंच गया था, कहाँ बोल रहा था, तो मैं फिर से बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा। जी 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 जी। तो ये मेरा सौभाग्य रहा है हमेशा कि शायद ही हिंदी का ऐसा कोई कवि हो, साहित्यकार हो, जिसके दर्शन मैंने न किए। और कुछ बात करने की तो बात नहीं थी, क्योंकि बहुत ही अग्रेसिव हुआ करते थे धूमिल जी। हम लोग तो धूमिल ही जानते थे, ये तो बहुत बाद में पता चला कि उनका नाम सुदामा पांडे है। परंतु उनकी कविताओं से जो मोहब्बत थी, वो मोहब्बत जब हम पढ़ा करते थे तब से थी। और मैं पढ़ा बहुत देर, जबकि लोग 16-17 साल की उम्र में बीए कर लेते थे, तब मैं 25 साल की उम्र में बीए कर सका और 26 साल की उम्र में एमए हुआ। और एमए होने के बाद मैंने तत्काल नौकरी मिल जाने के बाद फिर मैंने आगे पढ़ने की, कम से कम डिग्रियां लेने की मुझे कोई जरूरत नहीं मुझे समझ में आई। और उसमें जो मेरी मोहब्बत काशीनाथ जी से थी और नामवर जी से थी, उसका एक फायदा हुआ कि बनारस के जितने
साहित्यकार थे, जितने कवि थे, जितने लेखक थे, जितने आलोचक थे, उन सब से मिलने का मुझे बहुत अवसर मिला। और धूमिल जिस उद्वेग के साथ लोगों से बात करते थे, जिन बातों से वो जूझ जाते थे, जिन बातों समझ में नहीं आता था, आपस में लगता था कि युद्ध हो रहा है, और वह युद्ध देखना बहुत बहुत ही आनंददायक होता था। और वे पंक्तियां साकार हो जाती थी कि एक आदमी है जो रोटी खाता है, एक आदमी है जो रोटी बेलता है, और एक आदमी है जो न रोटी बेलता है और न रोटी खाता है, और समझ में नहीं आता कि उस आदमी का इस जनतंत्र से क्या लेना देना। इतना नाराज कोई आदमी हो सकता है, इतना गुस्सा कोई आदमी हो सकता है, और वह गुस्सा, काशीनाथ कहा करते थे कि वह गुस्सा उनका सबसे पहले अपने ऊपर, वे जैसे अपने आप से असंतुष्ट हैं, और यह असंतोष उन्हें सारी दुनिया से असंतुष्ट होने में मदद करता है। उनकी सर्वश्रेष्ठ कविता मोचीराम, जिसे मैं मानता हूँ कि सचमुच वह उनकी सर्वश्रेष्ठ कविता है, वह महाकाव्यात्मक संदेश देती है, और पूरी सिर्फ मोची के जरिए, एक चमार के जरिए, एक जूते नाथने वाले के जरिए वो समूची दुनिया को उसमें एकत्र कर देते हैं। और जो वे संदेश देते हैं, जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो राम नामी बेच के या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने के बीच में कोई फर्क नहीं। यह जो फर्क नहीं है, जब वो बार बार कहते हैं कि यह जो हमारा प्रजातंत्र है, यह प्रजातंत्र गरीब आदमी के किसी मतलब का नहीं है, यह बिचौलियों के लिए बनाया गया प्रजातंत्र है, और यह प्रजातंत्र सिर्फ नाम का है, और यह नाम के आगे और कुछ हमें दे नहीं रहा है, हमें किसी प्रकार से भी संतुष्ट नहीं कर रहा है, नौजवानों को आगे जाने के लिए कोई राह नहीं दिखा रहा है। और यह उनकी तमाम कविताओं में, छोटी छोटी कविताओं में बार बार परिलक्षित होता है। और जो पटकथा उनकी लंबी कविता है, जिसको हम शायद नरेश जी के मुंह से सुनेंगे और उसके बारे में विस्तार से सुनेंगे, तो यहाँ जोड़ने का मैं सबसे बड़ा महत्व ये मानता हूँ कि जो समय है मैं अधिक से अधिक जगूड़ी साहब को सुन सकूं और नरेश जी को सुन सकूं, तो उसको और अधिक सार्थक करूंगा। मैं चाहूंगा कि अब अपनी वाणी को विराम दूं और उनके सुनने का अवसर प्राप्त करूं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रहलाद जी। अनुज जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी जी जी। तो प्रहलाद अग्रवाल जी को हम लोगों ने सुना, और अभी जिस कविता का आपने जिक्र किया, ये एक आदमी रोटी बेलता, मैं चाहता हूँ उसी कविता को हमारे सामने मॉस्को स्टेट विश्वविद्यालय, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के एक छात्रा हैं जो अलेक्जेंड्रा उनका नाम है, शॉर्ट में हम लोग साशा कहते हैं, तो वो एमए की छात्रा हैं, स्क्रीन पर हमें नजर आ रही हैं। तो मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वो धूमिल जी की वो बहुत ही प्रसिद्ध कविता, कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जो किताबों से निकल करके होठों पर आ जाती हैं और फिर दिल में समा जाती हैं, तो ये ऐसी कविता है और पिछले 50 साल से लगातार चर्चा में है और हमेशा चर्चा में रहेगी। तो ऐसी कविताएं कालजयी होती हैं। तो अलेक्जेंडर से मैं अनुरोध करता हूं कि वो ये कविता धूमिल जी की जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, नागिल बख्तुदवा, अरे मारा जवान हाथ कार बुद्धि खुल जाए। मैं माफी चाहूंगा, मैंने सबको म्यूट कर दिया है। अलेक्जेंड्रा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। अच्छा, धन्यवाद। तो मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल। जी, धन्यवाद। नमस्कार। तो मेरा नाम साशा है और मैं मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। आज मैं सुदामा पांडे धूमिल की एक कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, और कविता का नाम रोटी और सांसद है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, वो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की सांसद मौन है। धन्यवाद। धन्यवाद साशा जी।
बहुत सुंदर बहुत धन्यवाद। सुंदर आपने कहा। और यहाँ पर मैं एक बात रेखांकित करना चाहूँगा कि हमारा सौभाग्य है कि आज के इस कार्यक्रम को हम एक अंतर्राष्ट्रीय फ्लेवर, जिसे मैं कहूँगा, दे पा रहे हैं। और ये धूमिल जी की लोकप्रियता का कमाल कह लीजिए, या कि उनकी आवाज़ केवल भारत में ही नहीं, विश्व के हर देश में पहुंची है। अमेरिका में हम कई बार जब यहाँ पे गोष्ठियाँ होती हैं तो गाहे बगाहे उनका जिक्र, उनकी जो पंक्तियां हैं, उद्धृत की ही जाती हैं। और यही मैं कहना चाहूँगा कि आज इंद्रजीत जी मॉस्को से जुड़े हुए हैं, मैं अमेरिका से जुड़ा हुआ हूँ, सिंगापुर से जुड़े हुए हैं लोग बाग। तो हमें खुशी है कि हम एक इसको अंतर्राष्ट्रीय फ्लेवर दे पा रहे हैं। हाँ, इंद्रजीत भाई, स्वागत है आपका। हाँ, मैं भी बहुत बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। अच्छा, आपने धन्यवाद पढ़ा भी अनूप बहुत भाई, अच्छी और तरह से, बहुत अच्छी कविता प्रस्तुत बहुत की अच्छी तरह पढ़ा की है। आपने। जी, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत आभार। और लुदमिला जी का मैं बहुत आभार, शायद वो जुड़ी होंगी, उन्होंने ही आपको प्रेरित किया। हमने उनसे प्रार्थना की थी, जो हिंदी की प्रोफेसर हैं, पिछले लगभग 5 दशक से हिंदी पढ़ा रही मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में, लुदमिला जी। तो वो भी कह रही थी कि मैं जुड़ूंगी, हो सकता है उनके कुछ क्लास में थी या कुछ स्पेशल उनकी क्लासेस ही बता रही थी। तो एनीवे, नरेश जी हमेशा एक बात का जिक्र करते हैं कि अच्छी कविता क्या होती है। अभी मॉस्को भी आए थे तो उन्होंने भी इस बात को फिर से उठाया था कि अच्छी कविता की पहचान क्या है। तो अक्सर वो कहते हैं, भाई अच्छी कविता वो है जो संवेदना जगाती हो, सौंदर्य बताती हो और सत्य की भी बात करती है। निर्भयता के साथ अगर कवि अपनी बात कहता है तो वो भी एक अच्छी कविता की पहचान है। और मैं भी ये कहता हूँ, उसमें जोड़ता हूँ कि सामाजिक सरोकार भी होना चाहिए। और अच्छी कविताएं, कालजयी कविताएं जो सार्वकालिक होती हैं, उनकी एक परिभाषा में ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि साधारणीकरण की कसौटी पर भी वो खरी उतरनी चाहिए। और इस दृश्य से हम कबीर, सूर, तुलसी, नानक, मीरा, सारे इन कवियों को बढ़ा पाते हैं। अब इसके बाद जो आज के प्रमुख कवि हैं, जिनके नाम पर हम चर्चा कर रहे हैं, धूमिल साहब, उनकी एक कविता मैं समझता हूँ कि कविताओं की चाहे जितनी कसौटियां हो, करुणा का भाव जरूर होना चाहिए। जब तक करुणा का उसमें संदेश नहीं है, करुणा का भाव हम नहीं जगा पाते, तो मुझे लगता है वो कविता फिर बड़ी नहीं हो पाती। अब उनकी एक बड़ी मशहूर कविता है कि लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। इतनी ये कविता कितनी आत्मीयता का भाव है। इसे एम्पैथी यानी स्वानुभूति का जो भाव है और जो करुणा का महासागर इस कविता में छिपा हुआ है। तो हालांकि लोग कहते हैं कि साहब धूमिल साहब बड़े विद्रोही कवि हैं, एंग्री पोइट के रूप में उनको चर्चा की जाती है, लेकिन जहां जितना विद्रोह है उससे भी ज्यादा करुणा का भी भाव है। और मैं आदरणीय लीलाधर जगुड़ी साहब, जिनको पद्मश्री से 2004 में सम्मानित किया गया, और 1997 में उनको अनुभव के आकाश में चांद, जो उनका कविता संग्रह, उस पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, व्यास सम्मान मिला, और उड़ीसा का जो गंगाधर उनको मिला हुआ, बहुत से सम्मान मिले। मुझे लगता है उसे एक ही सम्मान बचा हुआ है और वो है ज्ञानपीठ का। वो भी मुझे लगता है बहुत जल्दी मिलेगा सर आपको। और लीलाधर जगुड़ी साहब क्योंकि धूमिल साहब के मित्रों में से हैं, उत्तराखंड के गौरव के साथ साथ वो भारत के गौरव हैं। अंतर्राष्ट्रीय कवियों में मैं उनको शुमार करता हूँ। जितनी चर्चा हम नरेश सक्सेना जी की करते हैं, विनोद कुमार शुक्ल की करते हैं, उसी के समानांतर लीलाधर जगुड़ी साहब भी पूरे देश में चर्चित हैं। हर जगह वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर बुलाए जाते हैं। अभी मुझे आज सुबह ही चर्चा कर रहे थे कि भोपाल में जो अंतर्राष्ट्रीय 500 रुपया दे के आया है दवाई। ओके, मिलन हो रहा है, ये कहीं से कोई आवाज पता नहीं इंटरप्ट हो रही है। नहीं, वो मैंने म्यूट कर दिया है उनको। आप शुरू करें। जी जी जी। तो मैं सबसे अनुरोध आदरणीय है कि लीलाधर यदि जगुड़ी आप साहब नहीं, से प्रार्थना करूंगा कि वो कुछ संस्मरण सुनाएं और धूमिल साहब से जुड़े हुए कुछ प्रसंग सुनाएं, उनकी कविताओं पर कुछ टिप्पणी कहें और अपनी उनकी दोस्ती के बारे में आज हम सबसे कुछ आत्मीय जो संस्मरण आपके वो साझा करें। तो मैं सभी श्रोताओं का, दर्शकों का फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूं जो जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत उनका। और आदरणीय जगुड़ी साहब, आपका स्वागत है। 12-13 मिनट में आप अपनी बात कहें सर। स्वागत सर। जगुड़ी जी, आप
शुरू करें अपना वक्तव्य। इंद्रजीत जी, उनका वीडियो थोड़ा फ्रीज हो गया है, कनेक्शन की प्रॉब्लम है। हाँ, अब आ गए। जगुड़ी जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? उनके यहाँ थोड़ा कनेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है सर, अभी ठीक हो जाएगा तो आ जाएंगे, ऐसे लगता है जी। जब तक उनका कनेक्शन हम लोग के साथ वो कनेक्ट कर पाते हैं, तब तक मुझे लगता है कि हमारे जो श्रोताओं में से आ गए हैं बहुत से जगुड़ी जी। आ गए। हाँ, दिख रहे हैं अब। एक बार आप पूछिए जगुड़ी साहब से कि वो, अभी स्क्रीन में तो शायद चित्र नहीं दिख रहा। नहीं, आ गए हैं, दिख रहे हैं। हाँ, जगुड़ी साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा बस सिर्फ। जगुड़ी जी, अपना वक्तव्य शुरू करें, आप अनम्यूट करें और अपना वक्तव्य शुरू करें सर। जी, आवाज आ रही है? जी हाँ, जी हाँ, स्वागत। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आपको देख भी पा रहे हैं और आवाज भी आ रही है आपकी। देख नहीं पा रहे हैं? नहीं, देख पा रहे हैं और आपकी आवाज भी आ रही है। अच्छा अच्छा, तब तो मैं बोलना चाहूंगा। जी हाँ, आप शुरू कीजिए सर। बोलना चाहूंगा, आपने आपने कुछ कहा था, प्रश्न पूछा था क्या कोई? नहीं, आपके वक्तव्य नहीं का आ रही शायद। हैं? नहीं सर, आपके वक्तव्य का इंतजार कर रहे हैं। आप बोलना शुरू कीजिए, हम आपको देख पा रहे हैं। हेलो, मुझे लगता है पता होना चाहिए कि आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है, क्योंकि हेलो, सुनाई दे रहा है, आप बोलिए। हेलो, सुनाई दे रहा है सर। जी जी सर। सर, आप बोलना शुरू कीजिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ लगातार, बल्कि बोलते हुए पूछ रहा हूँ आपसे कि आवाज आ रही है क्या? आ रही है? जी 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 जी, आवाज आ रही है ना? जी 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 जी। अच्छा, ठीक है। तो मैं अपनी बात कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि मेरे जीवन में धूमिल की और मेरी मित्रता बनारस और बीएचयू और बनारस के शहर और यूनिवर्सिटी के बीच में पल्लवित हुई थी। और सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, मैं एक जगह है बनारस में मीर घाट, मैं मीर घाट की एक कोठरी में रहता था, एक कमरा था मेरे पास। तो वहां एक दिन नागानंद मुक्तिकंठ एक उनके मित्र थे, जो कहानीकार भी थे और बड़े अच्छे अच्छी कहानियां लिखी उन्होंने। वो आ गए एक दिन और उन्होंने कहा कि ये लीलाधर शर्मा जगुड़ी कहाँ रहते हैं। तो मैंने कहा कि मैं ही हूँ। तो उन्होंने कहा, अरे वाह, मित्र। मैं तो वो मित्र शब्द का बहुत इस्तेमाल करते थे, हर व्यक्ति को अपना मित्र कहते थे और मुझे भी उन्होंने मित्र ही संबोधित किया, तो मुझे अच्छा लगा। और मैं छज्जे पे खड़ा था, वो छज्जे के नीचे खड़े थे, तो मैंने कहा कि ऊपर आइए आप। तो वो ऊपर आके उन्होंने मुझे बताया कि मुझे धूमिल ने भेजा है। अब मैं धूमिल को जानता नहीं था, कवि के रूप में जानता था, व्यक्ति के रूप में नहीं। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि धूमिल ने मेरे बारे में खोज की या मुझे मेरी सुध ली। तो मैंने उन्हें बताया कि क्या उनसे मैं मिल सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि हाँ, बिल्कुल मिल सकते हैं, वो आपसे मिलने आएंगे। तो मैंने कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बोले वो एड्रेस जानना चाहते थे, जगह जानना चाहते थे। तो वो आए, और जब वो आए तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो आदमी असल में शरीर डील डॉल से बड़े पहलवान नुमा आदमी लगते, मैंने एक बहुत ही सशक्त शरीर वाला व्यक्ति, लेकिन उनकी आवाज बहुत पतली थी। तो ये बड़ा एक सौंदर्य भी था और एक विरोधाभास भी था उनके व्यक्तित्व में। और वो बड़े तराशे हुए नाक नक्श के वाले व्यक्ति थे, लेकिन जब वो बोलते थे तो बहुत बहुत कोमल आवाज थी उनकी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि धूमिल से मेरी मित्रता क्या हुई कि डॉक्टर काशीनाथ सिंह, जो उस समय अपने लिए नौकरी भी ढूंढ रहे थे,
और वो प्रोफेसर नहीं हुए थे। वो काशी विद्यापीठ में उनको प्रोफेसरी मिली, जब मिली तो उस समय उन्होंने अपनी पहली कहानी लिखी, उस पहले ड्राफ्ट का मैं साक्षी हूँ, और वो कहानी उन्होंने हमें सुनाई जो बाद में कल्पना नामक पत्रिका में जो हैदराबाद से निकलती थी उसमें छपी। वो कहानी थी सुख, उनकी कहानी थी काशीनाथ सिंह की सुख। तो सुख कहानी आते ही हिंदी साहित्य की कहानी जगत में खलबली मच गई कि कहानी ऐसी लिखी, ऐसे भी लिखी जा सकती। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि धूमिल की मोचीराम और काशीनाथ सिंह की सुख, शायद इन दोनों रचनाओं का जन्म एक साथ एक जगह एक अच्छी शुरुआत में मानता हूँ इनके द्वारा, कहानी के लिए भी और कविता के लिए भी। मोचीराम उन्हीं दिनों उन्होंने वहां लिखी। मैं बनारस में पढ़ता था और धूमिल मुझे अक्सर अपने घर बुलाते थे, अपने कमरे में बुलाते थे। घर तो उनका गांव में था, लेकिन वो मुझे अपने कमरे में बुलाते थे। मैं वहां जाता था, उनका भाई था उनके साथ, और वो वहीं अपना जब शाम को खाना बनाना होता था तो एक अंगीठी, एक चूल्हा तैयार हो जाता था और खाना बनना शुरू हो जाता था। हम लोग सब आपस में मिलकर के उस खाने को बनाते थे। यानी मैं मसाला पीसता था, मैं आटा गूंथता था और धूमिल रोटियां बनाता था। तो ये जो आदमी रोटी बनाता है, रोटी खाता है, अभी एक कविता सुनी हमने, वो बड़ी अच्छी आत्मकथा टाइप की लगती है, और मुझे लगता है उन दिनों की आत्मकथा भी इसमें शामिल है कि वो तीसरा आदमी वो कौन है जो उससे खेलता है। तो ये सब है। भी इसका मैं कौन सा पहलू आपको और सुनाऊं, मुझे खुद चयन करने में बड़ी दिक्कत हो रही, क्योंकि इतना ज्यादा उनके साथ मेरी घनिष्ठता थी। और मेरी एक काव्यगत मैत्री नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत मैत्री भी एक छात्र की जैसे होती है। वो तो इंस्ट्रक्टर थे सहारनपुर में, शायद आईटी के इंस्ट्रक्टर थे वो, और मैं छात्र था, पर उनमें और मुझ में बहुत ही मैत्री भाव डेवलप हो गया था, और हम एक दूसरे को अपनी अपनी चीजें सुनाते थे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि धूमिल उस समय, राजकमल चौधरी ने हिंदी भाषा को जिस तरह से बदला, जो परिवर्तन राजकमल चौधरी लाया हिंदी कविता में, ठीक वैसा ही जैसा छाया बाद में जयशंकर प्रसाद लाए थे, आंसू लिख करके और कामायनी लिख करके, वैसा परिवर्तन राजकमल चौधरी लाए और उस परिवर्तन को आगे बढ़ाया धूमिल। तो धूमिल ने राजकमल चौधरी पर कविता भी लिखी और समर्पित की है उन्होंने कविता, और उनको याद किया है। तो हम सब जो हैं तो राजकमल चौधरी के भी और धूमिल के कविता के भी और उनको याद कर। एनी अदर कोई सवाल हो तो बताइए। आवाज शायद नहीं आ रही है। आवाज थोड़ी सी रुक रही है, लेकिन जो आखिरी उन्होंने आपने कहा कि अगर कोई सवाल पूछना चाहें लीलाधर जी से तो अपने आप को अनम्यूट करें और आपका स्वागत है। चलिए, हम लोग कार्यक्रम के बाद में भी हम कुछ समय रखेंगे सवालों जी के लिए। जी 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 जी। हाँ ठीक है, ये ठीक है। तो बहुत बहुत आभार सर, आदरणीय लीलाधर जोगड़ी साहब, आपने बहुत आत्मीयता के साथ धूमिल साहब के साथ बिताए हुए पलों को याद किया, हम सबसे साझा किया। वास्तव में एक अनमोल यादें जो आपने साझा की हैं। और अगले वक्ता को बुलाने से पहले, कवि को आदमी के रूप में मैं जानता हूँ, इसलिए मैं घरेलू पिक्चर में नहीं दिखाई आप। नहीं, आपने दोनों बातें, उनके साथ जो व्यक्तिगत रिश्तों के साथ साथ उनकी कविताओं पे भी आपने, जैसे मोचीराम कविता है और पटकथा, तमाम बातें आपने जाहिर की। तो हम सबके लिए बड़े गर्व गौरव की बात है कि आप जैसे महाकवि के माध्यम से पुनर्नवा किया, उस माहौल का पुनर्नवा आपने आज किया है। और अब अगले वक्ता जो नरेश सक्सेना जी हैं, उनको बुलाने से पहले मैं प्रगट टिपनिस जी
से चाहूंगा कि वो उनका परिचय दें, क्योंकि प्रगट टिपनिस जी मॉस्को में पिछले 35 साल से अधिक समय से रह रही हैं और अभी उन्होंने नरेश सक्सेना जी के हिंदी कविताओं का, कुछ चुनी हुई कविताओं का रूसी भाषा में अनुवाद किया है और उस संग्रह का नाम है एक वृक्ष भी बचा रहे, और उसमें उन्होंने लगभग 40 कविताओं का संकल्प लिया था और भी कविताएं बढ़ा रही हैं। तो वो उसका लोकार्पण भी अभी भारतीय राजदूतावास में डिप्टी एम्बेसडर के कर कमलों द्वारा हुआ था और नरेश सक्सेना साहब की मौजूदगी में हुआ था, हम सब उसके गवाह हैं। तो मैं चाहूंगा कि नरेश सक्सेना जी के बारे में उनको आमंत्रित करें, प्रगट जी, और उनके बारे में थोड़ा परिचय, पहले परिचय सारे जानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप एक जो अनुवादक की नजर से उस कवि के बारे में जो टिप्पणी है उसके बाद आप उनको आमंत्रित करें। क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी सर। जी नरेश जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं उसके पहले आपके बारे में कुछ बता दूं। सुनिए जी मेरा प्रगति जी से और इंद्रजीत सिंह जी से ये बहुत अनुरोध है कि कार्यक्रम हम धूमिल पर कर रहे हैं, मेरे ऊपर कार्यक्रम नहीं है। ठीक है, तो हम धूमिल की बात करें जी। और मेरा ये है कि मैं कविताएं लिखता हूँ और धूमिल के जमाने से लिखता हूँ, बल्कि उनके बहुत पहले से लिखता हूँ। तो धूमिल के बारे में आप इजाजत दें तो मैं बात शुरू करूं। मेरा क्या परिचय? मेरा परिचय यही है कि मैं जब लखनऊ में 1964 में आया था और 1967 और 67 के बीच हमने एक पत्रिका की शुरुआत की, आरंभ। और आज जिन कविताओं की चर्चा हो रही है, खासतौर से मोचीराम, और ये चर्चा भी हो रही है कि वो पहले गीत लिखते थे, या शायद बहुत लोगों को ये बात पता ही नहीं होगी कि धूमिल गीत लिखते थे। अब ये 1966-67 का मतलब क्या है? 67 और 3 70, 30 33 और 23, ये 56 साल हो गए। 56 साल पहले, 56 साल हुए, ज्यादा हो गए? 56 ही हुए जी। हाँ, अब ये 56 साल पहले कितने लोग होंगे जिन्होंने आरंभ के उस अंक को देखा होगा जिसमें उनका आखिरी गीत छपा था, और कितने लोग होंगे जिन्होंने उनकी पहली कविता जिससे वो जाने गए, उनकी पहचान बनी और आज तक उसे हम याद करते हैं। वो कविता आरंभ में, दोनों कविताएं आरंभ में छपी थी और आज मैंने बड़ी मेहनत करके वो दोनों अंक निकाल लिए हैं। अरे वाह! वो दोनों अंक जिसमें धूमिल के आखिरी गीत का संपादन मैंने किया और वो जिसमें धूमिल की मोचीराम छपी, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। अब वो कितनी दिखेगी इसमें ये नहीं कह सकता मैं। ये अंक है आरंभ का, दिख रहा है? थोड़ा ऊपर कीजिए, और हाँ, और ऊपर कीजिए और थोड़ा दूर कीजिए, अपनी तरफ ले जाइए। हाँ, अब दिख रहा है। आप दिखा जी, दिख रहा है। ये आरंभ का वो अंक है जिसमें मोचीराम छपी है। हाँ, और मैं दिखाता हूँ, ये पहली कविता है। हाँ जी, पढ़ने में आ रहा है मोचीराम धूमिल? हाँ, 3 कविताएं मोचीराम, इतना आ रहा है पढ़ने में। हाँ, मोचीराम जी। तो ये कविता आरंभ में 1968 में छपी थी। ये आरंभ पत्रिका हम लोग निकालते थे, विनोद भारद्वाज और बाकी कुछ लोग हमारे साथी थे, तो उसमें ये कविता छपी थी। और ये वो गीत है धूमिल का आखिरी गीत। उसके बाद धूमिल ने
गीत नहीं लिखा, तो उसका प्रसंग भी मैं बताऊंगा आपको। ये है वो। जी जी, गीत दिख रहा है, गीत और धूमिल दिख रहा है। ऊपर लिखा गीत, गाढ़े में जो लिखा है वो दिख रहा है। गाढ़े इतना में जो बहुत है जी, इतना बहुत है जी ये आरंभ का। अब इस गीत के साथ में एक प्रसंग है, वो ये कि जब ये गीत आया तो 6-7 पदों का लंबा गीत था। मैं गीत लिखकर और लिखना बंद कर चुका था। अब गीतों के लिए मेरा बहुत नाम था। धर्मयुग में मेरे 15-20 गीत छपे थे लगातार, ज्यादा वक्त नहीं, करीब साल भर के अंदर। तो गीतों के लिए मेरा बहुत नाम हो गया था। और मैं तो खुद भी 25-26 साल का था उस वक्त, कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं थी। तो मैं भी ये मानने लगा था कि भाई गीत का तो मैं मेरे लिए गीत का तो बड़ा नाम है। और गीत लिखना अब मैं बंद भी कर चुका, क्योंकि मैं समझ गया था कि आगे आने वाली हमारे समय की जो कविता है वो गद्य में लिखी जाने वाली है। तो जब ये 6-7 पदों का गीत मिला तो मैंने उसमें से 2 पद काट दिए। जब मैंने पद काट करके और विनोद भारद्वाज से कहा कि इसे छपने दे दो, तो विनोद ने कहा, स्वाभाविक था कि नरेश जी बिना कवि से पूछे कैसे काट दें। अरे मैंने कहा काट दो, देखा जाएगा, धूमिल कुछ बात करेंगे तो तुम कह देना नरेश जी ने काटा है और मैं जवाब दे लूंगा। बहरहाल काट करके और वो छप गया। एक दिन जब मैं कॉफी हाउस गया, काफी दिन बीत गए, तो देखा एक मेज के चारों तरफ काफी भीड़ लगी थी। ऐसा तभी होता था जब कोई बाहर से आता था। तो मैं उत्सुकता से गया, मैंने कहा कौन आया है? विनोद ने कहा अरे नरेश जी आ गए, देखिए धूमिल आए हैं। तो मैंने देखा अपरिचित कौन है इनमें, तो देखा एक मूछें वाला, धोती कुर्ता, छाता लिए और बड़ी बड़ी काली मूछें, स्वस्थ आदमी बैठा हुआ है। तो मैंने तुरंत हाथ बढ़ाया मिलाने के लिए। मैंने कहा अरे धूमिल। धूमिल तो हिले नहीं अपनी जगह, मूर्तिवत हो गए और देख रहे थे मेरी तरफ गौर से। तो बोले आप ही हैं नरेश सक्सेना? मैंने कहा मैं तुरंत समझ गया। मैंने कहा क्यों, कोई शिकायत है? बोले हाँ है। मैंने कहा है? मैं समझ गया वो गीत काटने, पद काट दिए हैं, उसी की शिकायत है। तो मैंने विनोद से कहा विनोद कागज निकाल लो और इनकी शिकायत लिखो। धूमिल जी अपनी शिकायत लिखेंगे और मैं उसके लिए क्षमा याचना करूंगा इनसे। लेकिन जो पद मैंने काटे हैं गीत के, वो आरंभ के अगले अंक में मुखपृष्ठ पर छपेंगे। भीतर मेरी क्षमा याचना छपेगी, धूमिल की प्रतिक्रिया छपेगी और मुखपृष्ठ पर धूमिल के गीत की वो पंक्तियां छपेंगी जिन्हें मैंने काटा है, और मेरी प्रतिक्रिया कि धूमिल क्या लिखते हैं और क्या मैंने काटा। तो मैंने धूमिल से कहा मंजूर है? थोड़ी देर बाद बोले नहीं, मैं ये मानता हूं वो प्रूफ की मिस्टेक है। तो उसी समय हम दोनों फिर मित्र हो गए। धूमिल उसके बाद भी आते रहे। दुर्भाग्य ये कि धूमिल को ज्यादा लंबी उम्र नहीं मिली। उनकी एक कविता जो लोहे का स्वाद है, ये कम लोगों को पता होगा कि धूमिल के पिता की मृत्यु 11 साल की उम्र में हो गई थी। और धूमिल जाहिर है कि बहुत बड़े संपन्न परिवार के नहीं थे। हाई स्कूल के बाद पढ़ नहीं सके वो। इंटरमीडिएट में दाखिला लिया
लेकिन पढ़ाई नहीं कर सके और उनको नौकरी करने के लिए तलाश में कलकत्ता गए। तो कलकत्ता में लोहा ढोने के कारखाने में काम मिला उन्हें। लोहे का कारखाना था और वहां लोहा ढोने के लिए मजदूरी का काम इनको मिला था। तो वो जो लोहे का स्वाद है वो कविता, और बाद में भी उनकी कविता में खून में लोहे की उपस्थिति के जिक्र आते हैं। लोहे से वो अपने भौतिक जीवन में भी जूझे थे। दूसरी बात उनकी कविता और उनकी भाषा को लेकर यह है कि गीत लिखने के बाद, और तब तक मोची राम, वो मुझे सुना चुके थे मोची राम के कुछ अंश, और मैंने धूमिल से कहा था कि जो कवि मोची राम जैसी कविता लिख रहा है उसके लिए अब आगे गीत लिखना संभव नहीं होना चाहिए। और सचमुच ऐसा हुआ कि उसके बाद उन्होंने गीत नहीं लिखे। लेकिन गीत लिखने से जो छंद की, लय की, ध्वन्यात्मकता का अभ्यास होता है, जो संस्कार में आ जाता है भाषा के, वो उनके साथ बना रहा। धूमिल आज तक इतने लोकप्रिय हैं। अगर धूमिल जीवित रहते तो न जाने कितने लोकप्रिय होते आज। अब ये जो उनके अंदर एक बात थी कि निराला ने छंद को तोड़ा था लेकिन लय को कायम रखा था। लय से तो जो ऐसे कवि थे जिन्होंने छंद को छोड़ा, लय को काफी हद तक कायम रखा और तुकों के जरिए अपनी कविता के अर्थों को आगे बढ़ाया, इससे एक सहूलियत मिल जाती थी। ये जो कविता बार बार पढ़ी जाती है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, लेकिन एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो रोटी से खेलता है। अब जब मैं ये पंक्ति पढ़ता हूँ तुकों के साथ में कुछ ऐसी चीजें चली आती। रोटियां तो स्त्रियां बेलती हैं हमारे यहाँ, पुरुष तो वो बेलते हैं जो दुर्भाग्य से घर के बाहर मजदूरी करने जाते हैं, या अकेले विद्यार्थी कभी कभी पढ़ने आते हैं तो अपना पैसा बचाने के लिए होटल में नहीं खाते। तो जब रोटी बेलने की बात आती है तो हमारे देश में 90% स्त्रियां ही न रोटी बेलती हैं। लेकिन अगर इसको बेलती हैं कर दें, एक स्त्री रोटी बेलती है, एक स्त्री रोटी खाती है, लेकिन एक तीसरी स्त्री भी है जो न रोटी बेलती है न रोटी खाती है, वो रोटियों से खेलती है। ये तीसरी स्त्री कौन है? तो वो इंदिरा गांधी। पता लगता है वो इंदिरा गांधी पर लिखी हुई है। लेकिन क्योंकि उन्हें सत्ता की ओर इंगित करना था कि वो सत्ता पर काबिज वो लोग जो हैं, जो पुरुष हैं, इसलिए बेलता है ही आना था ताकि उसमें खेलता आए और हमारे देश की संसद को मौन बताया जा सके। तो कई ये काम करती हैं कि कविता को सरल बना के कुछ आगे ले जाती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी दिक्कतें भी पैदा करती हैं। बहरहाल आगे बात करें। धूमिल ने तुकों का सबसे अच्छा इस्तेमाल किया। हिंदी कविता में अगर आप ये देखें कि तुकों का सबसे अच्छा इस्तेमाल, सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने किया। वो तो एक शब्द की जितनी तुकें संभव होती थी सबको ले आते थे कविता में। तो लेकिन गद्य में, गद्य की भाषा में जब कविता लिखी गई तो जो सबसे अच्छा इस्तेमाल तुकों का हुआ वो धूमिल की कविता में हमें मिलता है, और इसीलिए उनकी कविता पाठकों के बीच ग्रहण की गई, लोकप्रिय भी हुई, और वो सच्चे अर्थों में
हिंदी के पहले कवि थे जिन्होंने कविता को राजनीतिक कविता के रूप में प्रतिष्ठित किया और कहा भी, ये उनका कहना भी था कि मेरी कविता पहले एक राजनीतिक वक्तव्य है। अब लेकिन हमारे बहुत से युवा कवि ये समझने लगे कि राजनीतिक वक्तव्य ही कविता होती है। धूमिल ने कहा है कि मेरी कविता पहले एक वक्तव्य है, तो वक्तव्य कविता होती होगी, तो लोग वक्तव्य लिखने लगे। तो वक्तव्य कविता नहीं होती, कविता तो वो अपनी शर्तों पर होगी। कविता पहले होगी अपनी शर्तों पर, उसके बाद वो कुछ भी हो सकती है। उसके बाद वो राजनीतिक वक्तव्य भी हो सकती है, कोई दार्शनिक पंक्ति भी हो सकती है, और कोई विज्ञान की ओर खोज करने की प्रेरणा देने वाली पंक्ति भी हो सकती है। लेकिन कविता उससे पहले अपनी शर्तों पर होना होगा, यानी कविता की शर्तों पर उसे कविता होना होगा। मैं एक प्रसंग और सुनाऊं, उसके बाद मैं चाहूंगा कि दूसरे लोग बोलें। धूमिल के ट्यूमर हो गया था। धूमिल बीमार होकर लखनऊ आए, मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए और जीवित लौट नहीं सके। दुखद यह है कि धूमिल की मृत्यु के बाद उनकी मित्रता को क्लेम करने वाले कितने लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं। पूरा बनारस कहेगा कि धूमिल हमारे बड़े अजीज थे, बड़े मित्र थे, और तमाम साहित्यकारों में मिलेंगे लोग कहने वाले कि धूमिल हमारे मित्र थे। लेकिन मैंने ये देखा था कि अस्पताल के बरामदे के सन्नाटे में धूमिल अकेले पड़े रहते थे। उनके भाई कन्हैया उनके साथ थे। उसके अलावा मैंने किसी को धूमिल के पास आते जाते नहीं देखा। ये दुर्भाग्य की बात। मैं जब जब गया तब तब धूमिल मुझे अकेले मिले। एक बार जरूर उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके भाई चूल्हे पर मैदान में रोटी बनाते हुए दिखे मुझे। ये स्थिति थी धूमिल के अस्पताल के माहौल में। एक दिन की बात है कि मैं धूमिल से मिलने गया। धूमिल थोड़ा उठ करके आसपास कहीं चहलकदमी करने चले गए थे, टहलने चले गए थे। जब लौट कर आए तो मैंने उनसे कहा कि धूमिल, अब तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, देखो अब तुम टहलने जाने लगे, चलने फिरने लगे। तो धूमिल गंभीर हो गए। धूमिल ने कहा कि नरेश, तुम्हें याद है एक बार तुमने क्या कहा था? मैंने कहा क्या कहा था भाई? तो एक बार वो मेरी तारीफ कर रहे थे, मेरी कविताओं की तारीफ कर रहे थे। तो मैंने कहा धूमिल, ये जो पूरब वाले होते हैं ना, पूरबिये बनारसी, ये जो मुंह पे कहते हैं पीठ पीछे वो नहीं कहते। ये कहते कुछ हैं और बताते कुछ हैं, फिर कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। मैंने कहा था, मैंने कहा तो था कहा था, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं कहा था। बोले ऐसा है कि तुम तो पूरब के नहीं हो? मैंने कहा नहीं हूं मैं तो। बोले फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैं ठीक हो जाऊंगा? धूमिल को एहसास हो गया था अपनी मृत्यु से पहले कि उनकी बीमारी डॉक्टरों की पकड़ में नहीं आ रही, वो ठीक नहीं हो रहे और वो नहीं रहेंगे। इस साहस के साथ उन्होंने सामना किया और मेरी कुछ पंक्तियां कोट की। उन्होंने मेरी कविता की पंक्तियां कोट की जो उन्हें याद थी, जिसमें वो पंक्तियां ये थी, वो पूरी कविता नहीं सुनाऊंगा, आखिरी 4-5 लाइनें सुनाता हूँ कि बूढ़ों ने कुछ नहीं कहा, वे चुपचाप उस सड़क की तरफ निहारते रहे जिस पर न कोई प्रार्थना घर था न पागल खाना। उनकी शव परीक्षा रिपोर्ट में लिखा गया, मौत दुर्घटना से नहीं दहशत से हुई है। उन्होंने मुझसे कहा, नरेश, मैं बूढ़ा तो नहीं हूँ
मुझे मालूम है कि मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मेरी शव परीक्षा में भी शायद यही लिखा जाएगा कि मेरी मृत्यु दुर्घटना से नहीं, दहशत से हुई। मैं सन्न रह गया था सुनकर। बहुत देर तक हम लोग कुछ बोल नहीं पाए थे एक दूसरे से, और मैं चुपचाप उस शाम उन्हें गले लगाकर विदा हो गया था। धूमिल बहुत अकेले, अब मुझसे इससे ज्यादा कहा नहीं जा रहा। धूमिल बहुत अकेले मरे थे। आज धूमिल का वो मित्र बताने वाले बहुत हैं, लेकिन धूमिल की मदद करने वाले बहुत कम लोग थे। हालांकि कुंवर नारायण, श्रीलाल शुक्ल और यहाँ तक कि भगवती चरण वर्मा को हम लोगों ने राजी किया कि वो राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से जाकर मिले और धूमिल की दवा दारू का इंतजाम किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्रीलाल शुक्ल उस वक्त डिप्टी सेक्रेटरी थे और धूमिल की तनख्वाह नहीं आ रही थी। तो मैंने श्रीलाल जी से भी जाकर ये कहा था कि अगर धूमिल की तनख्वाह इस वक्त उनके बिस्तर पर नहीं आती तो लानत है आपके इस अफसरी पर, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई वो पहले ज्वाइन करेंगे, जाकर के उनकी छुट्टी मंजूर होगी, उसके बाद उनकी तनख्वाह बनेगी। तो मैंने कहा क्या मतलब है, एक आदमी बीमार बिस्तर पर पड़ा हुआ है, अस्पताल में भर्ती है, ऐसा है नहीं, और तनख्वाह दे नहीं सकते आप उसकी। तो उन्होंने कुछ किया, ऐसा लिखा पढ़ी की और धूमिल की तनख्वाह धूमिल के बिस्तर पर पहुंची। तो वो लोग जो धूमिल के मित्र नहीं माने जाते, माने भगवती चरण वर्मा उनके मित्र नहीं थे, कुंवर नारायण उनकी मित्रता क्लेम नहीं करते, श्रीलाल शुक्ल भी नहीं, लेकिन यही लोग थे जिन्होंने जाकर के मदद करने की कोशिश की थी। बाकी अब मैं और क्या कहूँ, आप किसी दूसरे श्रोता वक्ता जो हैं हमारे बीच, और भी वक्ता हैं, तो उनको आमंत्रित करिए बोलने के लिए। मैं वैसे भी इससे ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। धन्यवाद नरेश जी, आपने वास्तव में रुला दिया। इतना करुणा का भाव आपने जगाया हम लोगों में। आप खुद कहते हैं कि अच्छी कविता वो होती है जो संवेदना जगाती है, तो आपका जो उनके व्यक्तित्व पर, उनके जीवन पर इतने मार्मिक प्रसंग हम लोगों ने साझा किए हैं कि मन करुणा से भर उठा है। हम पूरे मंच की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपकी कविताएं तो हमेशा ही संवेदना जगाती, लेकिन आज जो आपका वक्तव्य है उसने भी हम सबको बहुत भावुक बनाया। बहुत ही उनके प्रति एक करुणा का भाव, आत्मीयता का भाव और एक आदर का भाव, और समाज में जो इस तरह की जो राजनीति की वजह से जो बहुत से निर्णय नहीं हो पाते, जो बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर टाइम पे उनको सैलरी नहीं मिल पा रही है इलाज के लिए तो लानत है उन अधिकारियों को जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं, हालांकि मदद करते भी हैं। एनीवे, मैं अनु भार्गव जी से चाहूंगा कि वो अगले वक्ता जो आदरणीय धूमिल जी के सुपुत्र हैं श्री रत्नशंकर पांडे जी, जिन्होंने धूमिल समग्र का संपादन भी किया है, वो खुद अच्छे साहित्यकार हैं और सबसे बड़ी बात है बड़ी शिद्दत से, बड़ी आत्मीयता से, बड़ी लगन से धूमिल समग्र का प्रकाशन उनके संपादन में हुआ है। और हम सब जानते हैं धूमिल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, धूमिल एक बहुत ही लेजेंडरी कवि हैं। कल सुनना मुझे कविता संग्रह पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और एक और कविता संग सुदामा पाणे का प्रजातंत्र है, वो उनके साहबजादे जो हमारे बीच आज मौजूद हैं उनके ही प्रयासों से छपा, और उसके बाद धूमिल समग्र पूरी तरह से प्रकाशित हुआ। तो मैं चाहूंगा कि अब आदरणीय अनु भार्गव साहब उनको आमंत्रित करें, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, और आज ये आयोजन की रूपरेखा बनाने में, पहल करने में आदरणीय अनु भार्गव जी, आपको बहुत मैं अप्रिशिएट करता हूँ, दिल से सलाम करता हूँ कि आप एक अच्छे कार्यक्रम को आपने बुना और इन सारे अच्छे वक्ताओं को चुना
और आज बहुत सी ऐसी बातें हम लोगों को पता लगी, जैसे जो नरेश जी ने बताया वास्तव में अद्भुत है। उतनी कई बातें हमें भी नहीं मालूम थी उनके जीवन से जुड़ी हुई। तो नरेश जी, हम दिल से आपको सलाम करते हैं। आपने बड़े ही मार्मिक तरीके से ये सारी बातों को हम सबके सामने साझा किया। अनूप जी, अब आप संभालिए आगे, बुलाइए आप रत्नशंकर पांडे जी को। आदरणीय अनूप भार्गव जी। धन्यवाद इंद्रजीत भाई। और जैसा कि आपने कहा कि ये वार्ता थोड़ी मार्मिक हो चली है। हमने धूमिल जी के कविताओं के बारे में तो सुना ही, लेकिन आदरणीय नरेश सक्सेना जी ने जो उनके निजी संस्मरण सुनाए, वो मैं कहूँगा कि आज के हमारे कार्यक्रम की उपलब्धि मानी जाएगी। और अब हमने विद्वानों को तो सुना धूमिल जी के बारे में बात करते हुए, लेकिन अब हम बढ़ते हैं धूमिल जी के पुत्र श्री रत्नशंकर पांडे जी की तरफ, जो हमें वो बातें बताएंगे जो कोई भी विद्वान नहीं बता सकता, सिर्फ उनका पुत्र ही बता सकता है। और पांडे जी का परिचय तो इंद्रजीत भाई ने दे ही दिया है। मेरा परिचय पांडे जी से करीब 2 बरस पहले हुआ, जब हम लोगों ने हिंदी से प्यार है कि जब हमने स्थापना की और हमने कहा कि हम कुछ ऐसे काम करना चाहते हैं जो जमीन से जुड़े हुए हों और जिनका कुछ स्थायी प्रभाव रह सके। तो उसमें एक परियोजना हमारे दिमाग में आई। हमने कहा कि हमें कवियों के लिए कार्यक्रम तो करने ही हैं, लेकिन अगर आप किसी भी कवि को हमेशा जिंदा रखना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका जो तकनीक हमें देती है वो है कि उनकी एक वेबसाइट बनाई जाए जहां पर उनके बारे में सभी जानकारी एक स्थान पर एकत्र हो, है ना। क्योंकि जैसा मैं कई बार मजाक में कहता हूं कि यदि आप किसी भी सामग्री को एक बार व्यवस्थित रूप से अगर आप इंटरनेट पे डाल देते हैं तो फिर वो ना तो उसको हवा सुखा सकती है, ना उसको पानी जला सकता है, ना पानी सुखा सकता है, तो हमेशा के लिए अमर हो जाती है। और जब हमें ये ख्याल आया तो हम सबसे पहले हमारा ये था कि जो सामग्री इंटरनेट पे उपलब्ध है वो तो हम खुद ढूंढ सकते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी सामग्री ऐसी है जो या तो प्रामाणिक नहीं है इंटरनेट पर, और या इंटरनेट पर ही उपलब्ध ही नहीं है। तो ऐसे में हमारी कोशिश रही कि हम किसी भी वेबसाइट को बनाएं तो उस साहित्यकार से जुड़े हुए किसी परिवार के सदस्य को लेकर साथ में चला जाए। तो जैसे हम लोगों ने नरेंद्र कोहली जी की वेबसाइट बनाई, तो उसके लिए हमने उनके बेटे और उनकी पत्नी, उनके बेटे अगस्त्य कोहली से हमने संपर्क किया और उन्होंने कुछ ऐसी सामग्री उपलब्ध कराई जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं थी। ठीक ऐसा ही रत्नशंकर पांडे जी ने किया हमारे साथ, और उनके सहयोग से हम लोग एक वेबसाइट बना सके हैं जहां पे हम सोचते हैं कि वहां पर 2 बातें हैं। एक तो हमने उनकी बारे में समग्र जानकारी को एकत्र करने की कोशिश की है, और दूसरी बात हमने केवल वहां पर प्रामाणिक जानकारी को डालने की कोशिश की है ना। तो मैं आपको, अगर पांडे जी इजाजत दें, तो मैं आपको 2 मिनट के लिए वो वेबसाइट में दिखाना चाहूंगा। हमने चैट बॉक्स में उसका एड्रेस दिया हुआ है, तो आप उसमें जाकर देखिए, और अगर आप उसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं तो हमें भेजिए। हमें खुशी होगी कि हम धूमिल जी से जुड़ी हुई किसी भी सामग्री को वहां पर जोड़ सके, है ना। जैसे नरेश सक्सेना जी ने जो बताया, संस्मरण बताया, उन्होंने जो धूमिल जी के बारे में कविताएं दिखाई, पत्रिकाएं दिखाई, उसको हम लोग जोड़ना चाहेंगे। तो मैं 2 मिनट का समय लूंगा। इससे पहले कि हम रत्नशंकर पांडे जी की तरफ जाएं, मैं आपको 2 मिनट के लिए वो वेबसाइट दिखाना चाहूंगा। आप देख पा रहे हैं वेबसाइट को? हाँ हाँ जी जी। तो ये हमारी वेबसाइट है, और इसमें हम लोगों ने धूमिल जी पे बनाई है, दुष्यंत हमने नरेंद्र कोहली जी पर बनाई है, सुषम बेदी जी हमारे अमेरिका की एक साहित्यकार थी, उन पर हम लोगों ने बनाई है। और हमारी कोशिश यही है कि हम हर बड़े साहित्यकार पर, चाहे उनकी पहले से बिखरी हुई सामग्री तो हर जगह उपलब्ध है, लेकिन हमारी कोशिश है कि एक वेबसाइट पर उनकी समग्र
जो सामग्री है उसको उपलब्ध कराया जाए। तो यहाँ पर आप धूमिल जी का परिचय देखेंगे, उनकी पुस्तकों के बारे में आप देख सकते हैं, उनके बारे में जो ब्लॉग्स लिखे गए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो धूमिल जी के बारे में जो कुछ भी लिखा गया है हमने उसको समेटने की कोशिश की है। उनकी चित्र जो हैं वो हमने कोशिश की है इकट्ठे करने की। उनके जो वीडियोस उपलब्ध हैं उनको हमने एक स्थान पर करने की कोशिश की है। और यहाँ पर हमने, अगर आप उनको कोई संदेश भेजना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई सामग्री है उनसे जुड़ी हुई, वो आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो ये संक्षेप में था और अब हम आगे बढ़ते हैं पांडे जी की तरफ, जो हमें धूमिल जी के बारे में जुड़ी हुई कुछ वो बातें बताएंगे जो सिर्फ वही बता सकते हैं। पांडे जी का स्वागत है। धन्यवाद। हम आभार व्यक्त करते हैं इस समूह का, सर्वप्रथम अनूप जी का, जिन्होंने इस कार्य के लिए प्रेरित किया, और हमने भी आग्रह किया कि एक इस तरह का उन पर कार्यक्रम हो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाया जाए। मैं आभार व्यक्त करता हूं यहाँ नरेश सक्सेना जी का। अनूप जी आपका प्रेजेंटेशन दिख रहा है। मैंने माफी चाहता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं जगुड़ी जी का। जगुड़ी जी के बारे में जब मैं पढ़ता था, बहुत पहले की बात है, 80-82 के आसपास, तब बनारस में वाचस्पति जी कहा करते थे कि जगुड़ी जी के एक भाई थे जो बिरला हॉस्टल में रहा करते थे, उनका नाम मुरलीधर था, मुरलीधर शर्मा। वो बिरला हॉस्टल में रहते थे और हम भी बिरला हॉस्टल में रहते थे। जगुड़ी जी उन्हें सहेज रखे थे धूमिल जी को कि जरा मुरली का ख्याल रखना। संभवतः मुरलीधर जी दिव्यांग थे। तो जो वाचस्पति जी बताते थे कि बिरला हॉस्टल के सामने जो सड़क जाती थी ITI से जो आती थी उधर, तो उस सड़क पर वो साइकिल पर पैडल के नीचे पैर रखकर और साइकिल पर बैठे बैठे जाते और आते समय बड़े तेजी से आवाज देते थे, का हो मुरलीधर, का हाल चाल हो। और मुरलीधर हाथ उठाकर अभिवादन करते थे, और उन्हीं के बहाने धूमिल जी हॉस्टल में भी आते थे और हम लोगों का परिचय का शुरुआत वहीं से। यह संस्मरण जगुड़ी जी के संदर्भ में उनकी आत्मीयता को याद दिलाने के लिए हम यहाँ पुष्ट कर रहे हैं। जगुड़ी जी से हमारी कभी उस तरह की भेंट नहीं रही। एक सम्मेलन हुआ था LIC का, जिसमें राजभाषा सम्मेलन था। हमें क क्षेत्र राजभाषा को, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि भाषा को, हिंदी भाषा को कई क्षेत्रों में बांटा गया। उत्तर प्रदेश क क्षेत्र में आता है। क क्षेत्र का प्रथम पुरस्कार भारतीय जीवन बीमा निगम को मिला था। उस समय मैं राजभाषा अधिकारी था। उसका कोई अधिवेशन था और जो स्मृति पत्र वगैरह था वो हमारे सीनियर्स को और हमको मिलना था देहरादून में। उस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में जगुड़ी जी आए थे। यह घटना 2012 की है। हमने जगुड़ी जी से पूछा भी था कि उस समय हम सामग्री का समग्र पर काम कर रहे थे और हमें पत्रों से बड़ा उठा लगाव कि कहीं पत्र मिलते। हमने जगुड़ी जी से निवेदन किया और हमने कई पत्रिकाओं में जब भी उनकी कविता देता था तो यह जरूर नीचे लिखवा देता था कि धूमिल जी से संबंधित कोई भी सामग्री हो, छपी या न छपी, तो हमारे इस पते पर भेजें। लेकिन कभी कुछ कहीं से मिला नहीं। हमने जगुड़ी जी से निवेदन किया कि कुछ है, फोटोग्राफ्स मिल जाए या उनके पत्र आपके पास। कहा नहीं, देखो पत्र तो हमारे पास ढेर सारे थे धूमिल के, लेकिन दुर्भाग्य है कि वह पत्र जो है, जो बाढ़ आई और उसी नदी में सब बह गया और दुर्घटना भी हुई, परिवार का कोई सदस्य भी उसमें मर गया, तो हम दे नहीं सकते। हम खुद चाहते थे कि पत्रों का एक संकलन छपे। और उन्होंने ही बताया कि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जो गोरखपुर वाले हैं, इस समय साहित्य अकादमी में हैं, बाद में हुए थे,
उन्होंने कोई संकलन निकाला था पत्रों का, जिसमें धूमिल जी के भी पत्र हैं। उसी संदर्भ में हमने फिर विश्वनाथ साहब तिवारी से भी संपर्क किया, तो उन्होंने संकलन देखकर कहा कि नहीं रत्नशंकर जी, इसमें धूमिल जी के पत्र नहीं हैं। इस तरह से धूमिल जी के 2-4 पत्र, 1-2 पत्र काशीनाथ सिंह के नाम जो उन्होंने लिखा था वह छपा था पहल में। अशोक वाजपेयी के 1-2 पत्र छपे थे और विनोद भारद्वाज के लगभग 27-28 पत्र आलोचना के 33वें अंक में, जो धूमिल की स्मृति में उनके निधन के बाद जून 1975 में छपा था, उसमें वह सारे पत्र थे जिसको हमने इसमें एडिट किया। हाँ, जगूड़ी जी ने एक चीज कहा जरूर कि एक पत्र जो धूमिल ने बहुत हमें लिखा था, लेकिन उसकी कुछ पंक्तियां हमने अपने एक संग्रह में इस यात्रा में करके उनका एक संग्रह है जो राजकमल से छपा है, उसमें उस पत्र का जिक्र हमने किया है। तो वह संग्रह हमने मंगाया और उस पत्र का हमने अपने भूमिका में जिक्र भी किया, और जगूड़ी जी के नाम जो पत्र हमारी फाइल में थे उनकी पांडुलिपियों में, उसे उस समग्र में दिया। आज अभी जब हम सुना कि जो मित्र क्लेम करते हैं, मित्र क्लेम करने वाले बहुत रहे और आज भी हैं, लेकिन समग्र को मैं किस तरह से अकेला होकर संपादित किया, कोई कुछ नहीं हमारी मदद किया। बनारस के यहाँ तो मैं फाइल लेकर घूमता रहा बहुत सारे लोगों के यहाँ, इवन काशीनाथ सिंह उनके बहुत ही करीबी मित्र थे और काशीनाथ सिंह तो हमारे घर में ही जाने जाते थे, मात्र काशीनाथ सिंह की ही मित्रता की बहुत ज्यादा चर्चा की, लेकिन कभी समग्र की लोग उसके लिए समय नहीं दिया उन्होंने, और नहीं किसी ने यह कहा कि हम इस पर कुछ करेंगे, किसी ने नहीं दिया। अंत में वह समग्र, मैं हार कर उसको ज्यों का त्यों देने का प्रयत्न किया, बहुत सारी चीजें सुना भी उस पर कि देखो हल्का न हो, यह न हो, वह न हो। खैर, हम जो था, हमारा यह नैतिक दायित्व था, उत्तराधिकारी था, इसलिए उसे मैंने ज्यों का त्यों जहां जैसे था जो मुझे सुलभ दे दिया। अभी मुझे खुशी हुई कि उसमें एक जगह निराला के संदर्भ में लिखा है धूमिल ने कि निराला ने छंद से मुक्त किया था कविता को, लेकिन निराला लय से मुक्त नहीं कर पाए थे। आज की कविता लय से मुक्त हो रही है और हम लय मुक्त हो रही है, हमारी कविता लय मुक्त हो रही है। यह खुशी की बात है कि गद्य के लिए हम लय की भी बाध्यता से मुक्त हो रहे हैं और अपनी बात गद्य में, कठिन कठोर गद्य में इस समय को सही ढंग से व्याख्यायित करने के लिए कहेंगे, जहां शब्दों की लयात्मकता के लिए शब्द की लाचारी नहीं रहे, या किसी छंद की तगड़ मगड़ जैसे पदों की रचना के लिए शब्दों की लाचारी हो जाती है, वह न रहे, और एक मुकम्मल गद्य जो प्रहार करते हुए आए वह आज आ रहा है, और आज की कविता वह निरंतर लिख भी रही है, और आज की गद्य कविता बहुत आगे चली गई है, बहुत आगे गई है। हालांकि हमारी कविताएं, या संजोग कहिए या दुर्भाग्य कहिए, वैश्विक स्तर पर बहुत बाद में पढ़ी जाती है या लगभग नहीं पढ़ी जाती। इस तरह जो आपके समूह बनाए गए हैं, हिंदी से प्रेम है, यह प्रेम हो सकता है इस कविता को वैश्विक फलक प्रदान करे और इस तरह का आयोजन हो। हमें तो बड़ी खुशी है कि आप हमारे आग्रह पर और अपने विचार से भी प्रेरित होकर, धूमिल की कविता से प्रभावित होकर भी एक इतना बड़ा कार्यक्रम किया, और हमें तो लगता है कि हमारे जानने में यह पहला कार्यक्रम है जो इतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग कई देशों में सुना देखा जा रहा है एक साथ। नहीं, धूमिल पर स्थानीय कार्यक्रम बहुत कम होते हैं। हम एक गांव में कार्यक्रम करते हैं, बनारस के लोग नहीं जाते, ऐसे लोग नहीं जाते जो हिंदी की रोटी खाते हैं, हिंदी के अध्यापक होते हैं, वे आखिरकार हिंदी की ही तो रोटी खाते हैं, वे लोग भी उपेक्षा करते हैं, खेवली नहीं जाते। हाँ, हमने अधिकतर लोगों को देखा है, नामवर से लेकर मैनेजर पांडे से होते हुए, विश्वनाथ तिवारी से होते हुए, विश्वनाथ त्रिपाठी, अशोक वाजपेयी, सबके लेखों में यह लिखा गया है कि धूमिल को पढ़ने के लिए खेवली को भी पढ़ना जरूरी है।
शायद इसी आग्रह और विशेष समझ के लिए हमने यह आयोजन हर साल 9 नवंबर उनके जन्मदिन पर एक आयोजन करते हैं कि चलिए इस बहाने जो प्रेरित होंगे धूमिल की कविता से, जो खेवली को जानना चाहेंगे, धूमिल की कविता को जानना चाहेंगे, वो यहाँ आएंगे और खेवली को ही नहीं धूमिल को भी खेवली के माध्यम से समझेंगे। धूमिल को एसी कमरे में बंद होकर नहीं समझा जा सकता। धूमिल की डायरी की पंक्ति में ही लिखा हुआ है कि जब मैं सड़कों पर होता हूँ तो मेरा दिमाग साइकिल की तीलियों की तरह चलता है, और जो रचना प्रक्रिया होती है, धूमिल छोटे छोटे टुकड़ों पर अपनी स्मृति को सजोने के लिए, फिर कविता को फ्रेम देने के लिए, पटकथा हो चाहे मोचीराम हो चाहे उनकी तमाम दूसरी कविताएं हो, इस छोटी छोटी रचना से एक बड़ी रचना बनती है। उसके बाद में तमाम लोगों ने जुमले कहा, पता नहीं क्या क्या लोगों ने कहा, लेकिन यह बड़ी खुशी की बात है कि धूमिल की कविताओं के वे जुमले नहीं हैं, बल्कि वह तीलियों के साथ स्मृति में जो चीजें आती थी, साइकिल पर सवार उस कवि की यात्रा में जो तीलियों के साथ दिमाग चलता था उतनी गति से या उससे तेज गति से, उससे जो रचना आती थी, उस प्रक्रिया से जो रचना आती थी, जो मौलिक अवदान था कविता के लिए, जो आज इतने दिनों बाद, उनके निधन के 48 साल बाद इतनी तेजी से पढ़ी जा रही है। अक्सर प्रकाशकों द्वारा यह सुना जाता है कि बहुत सारे प्रकाशक हमारे मित्र भी हैं, इन्हीं के चलते, इन्हीं के नाते, और कहीं हमारा बहुत इतना लिखना पढ़ना नहीं रहा है कि रत्नशंकर जी कविता के पाठक नहीं हैं। हम आपको यह सुखद खबर दे रहे हैं कि धूमिल समग्र के तीनों खंडों का दूसरा संस्करण साल बीतते बीतते आ गया है, और यह बड़ी खुशी की बात है कि समग्र का दूसरा संस्करण राजकमल ने दे दिया उनके, और हम यह मानते हैं कि उनके पाठक हैं। और यह मानना मेरा आज से नहीं, जब मेरा अबोध मन था, जब पिताजी का निधन हुआ 1975 में, तो मेरी उम्र केवल 15 साल थी। उस समय मैं कविता के बारे में बहुत नहीं जानता था, लेकिन मुझे याद है उस समय हत्यारे कविता करके उस स्मृति आलोचना के 37वें अंक में जगदीश की हत्यारे कविता भी छपी थी, और कविता की वह समझ नहीं थी हमें, लेकिन मैं जानता था कि यह कविता कितनी आगे चलकर इसकी संवेदना, इसकी अनुभूतियां इसलिए इतनी मारक होंगी कि यह कविता कहीं ना कहीं बड़े मनोयोग से, बड़े मनन से आती है, ऐसे नहीं आती, सायास नहीं आती, बड़े कठिन संघर्षों से आती है। उन संघर्षों के बारे में हम दो एक उदाहरण देंगे, कविता से जोड़ते हुए देना चाहेंगे, ताकि आप कविता को उस तरह से मुकम्मल व्याख्या की ओर ले जाएं। धूमिल की मुकम्मल व्याख्या भी नहीं हो रही है कविता की। बड़ा दुख होता है कभी कभी जब हम नोट नहीं, शब्दों का सही अर्थ भी नहीं होता। जैसे धूमिल की एक कविता है घर में वापसी, पूरी कविता तो पढ़ना बहुत विलंब होगा, लेकिन घर में 5 जोड़ी आंखों से शुरू करता है कवि, और फिर पिता की आंखें सबकी आंखें जोड़ते हुए उनकी एक लाचार सी पंक्ति उसमें आती है कि मैं अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाता कि उससे भाषा की भुन्ना एक ताली बनाता और भाषा की भुन्नासी ताले को खोलता। इस भुन्नासी शब्द का अर्थ यह एनसीईआरटी के किसी 11वीं कक्षा में संभवतः एनसीईआरटी ने अपने पाठ्यक्रम में रखा भी है। भुन्नासी का अर्थ लिखा था जंग लगा ताला, मैंने माथा पीटा, कि भुन्नासी का अर्थ तो सही विद्यार्थियों को कैसे समझाया जाएगा। भुन्नासी देशज शब्द है, हमारे यहाँ भोजपुरी का अर्थ होता है भूनासी से बना हुआ है, जिसकी नासिका यानी जिसकी नाभ जमीन में धंसी हो, कि अगर आप उस ताले को तोड़ेंगे तो उसकी जमीन भी हिलेगी। और कभी वहां जब भुन्नासी ताला खोलने की बात ताली से करता है, तो यह सीधे वह बिंब देता है, वह प्रतीक उठाता है जो घर में भाईचारे भाइयों के बीच जो कलह होता था, और एक भाई बुदबुदाते हुए कुछ नहीं कहता और बाहर चला जाता है और कहता है कि भैया आज हमको ऐसे डांट रहे हैं या वैसे कह रहे हैं,
इस तरह के झगड़े झंझट भी हमारे घर में होता था, बहुत सारी चीज़ों को लेन देन को लेकर। इस पर मैं बहुत कुछ लिखना चाह रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ। लेकिन कहने का मतलब एक कवि को किस तरह से समकालीनता के दबाव में, या जैसे भी कहिए, इस तरह से अर्थ भी नहीं मिल पा रहा है। या समकालीनता में यह भी होता है कि कहीं हम धूमिल से छोटे तो नहीं हो रहे हैं, कहीं धूमिल हमसे बहुत आगे तो नहीं जा रहे हैं, तो कहीं यह तो नहीं यह भी कहा जा रहा है कि धूमिल गुस्से आक्रोश के कवि हैं। धूमिल ने डायरी में एक जगह बहुत मार्मिक शब्द का प्रयोग किया है कि मेरी कविता को लोग कह रहे हैं कि आक्रोश जनित है, लोग भूल कर रहे हैं। मेरी कविताएं गुस्से और ग्लानि की मना स्थिति की उपज है। ग्लानि शब्द को इंद्रजीत जी ने अभी व्याख्यायित किया कि धूमिल की कविताओं को पढ़ते हुए करुणा निकलता है, करुणा का बोध होता है। और कविता को आदिकाल से, आदि कवि ने भी जब क्रौंचबद्ध हुआ तो वहां भी करुणा का वाक्य था, और पूरी की पूरी कविता करुणा से आप्लावित होती है। धूमिल की अंतिम कविता जब वो लिखते हैं तो इसमें करुणा का आप्लावन का पुट देते हुए जिस तरह की व्याख्या इंद्रजीत जी ने किया है, उस तरह की व्याख्या सुनने को नहीं मिलती। मैं पूरी कविता 2 लाइन की है, सुना देना चाहता हूँ। समय का हालांकि कम अभाव है, मेरे पास बहुत कुछ कहने का है, कहूँ कितना। यह अंतिम कविता सुना रहा हूँ। शब्द किस तरह कविता बनते हैं इसे देखो, शब्द किस तरह कविता बनते हैं इसे देखो, अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। शब्द किस तरह कविता बनते हैं इसे देखो, अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। क्या तुमने सुना, क्या तुमने सुना, यह लोहे की आवाज है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग। क्या तुमने सुना, यह लोहे की आवाज है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग। लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। शब्द किस तरह कविता बनते हैं इसे देखो, अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। देखो, पढ़ो, सुनो, तब अभिव्यक्ति होती है। सही प्रश्न उठता है कि क्या लोहे की आवाज, लोहे का जो स्वाद है उसे तुम पहचान रहे हो, लोहे का जो स्वाद है उसे चख रहे हो। तभी तो आप लोहार से नहीं पूछोगे, घोड़े से पूछोगे जिसके मुंह में लगाम है। तो शब्दों का जो देखना, सुनना और समझना है, उस क्रम में धूमिल की कविताएं आती हैं। और नरेश जी ने तो लोहे वाली बात भी सुना दी कि किस तरह से उन्होंने अपनी नौकरी की शुरुआत महज, हमें लगता है कि 15-16 साल की अवस्था में कलकत्ता में लोहा ढोने से की थी। इसको बहुत आप लोग सुने होंगे, पढ़े भी होंगे। यह अक्सर तकिया कलाम हो गया है। लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो। जब ये कविता कही जाती है तो लोहे की नौकरी से शुरुआत भी होती है, लेकिन संजोग देखिए यह कविता अंतिम कविता है। एक चीज और बता दें, इस पटल पर बहुत सारी चीज लोग नहीं सुने होंगे। पिताजी के निधन के 10-15 दिन पहले, 10 दिन पहले हम भी गए थे वहाँ। यह हुआ था, मामा ने कहा कि चलिए हम भी दिखा दें आपको, और माँ को भी लिवा गए थे। माँ और हम गए थे मामा के साथ पिताजी को देखने। पिताजी उस समय बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे, लेकिन स्मृति थी। हम जब खड़े हुए तो उनकी आंख खुली और फिर उनके अधर थोड़ा हिले और आंसू गिरे। बोल पाने की स्थिति में नहीं थे। वह 1-2 तारीख थी, 1-2 फरवरी 1975। और हमें याद है वो कुछ कह नहीं पा रहे थे उन दिनों, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं छेद करके लोगों ने पस निकाला था 15-16 जनवरी को, और उनको थोड़ा आराम भी हुआ था। तो ये हुआ था कि ठीक हो जाएंगे। तो कुंवर नारायण ने कहा था कि धूमिल अब तो ठीक हो रहे हो, जल्दी ठीक हो जाओ तो मैं अपनी गाड़ी से तुम्हें बनारस छोड़वाऊंगा, और 15 अगस्त को
तुम्हारी एक कविता सुनी जाएगी और वह कविता सुनकर हम लोग तुम्हें वहाँ, हम अपनी गाड़ी से तुम्हें छुड़वाएंगे वाराणसी। पिताजी मुस्कुराए थे और कुंवर नारायण से कुछ नहीं बोले और 14 तारीख को, 14 जनवरी को वह उनकी अंतिम कविता चाचा से कलम पेंसिल मांगकर उन्होंने लिखा, जिसमें ये पंक्तियां हैं, शब्द किस तरह कविता बनी, यह उनकी अंतिम कविता है। और यह कविता लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। यह तजुर्बा, यह ज्ञान वही कवि दे सकता है जो शब्दों से शुरू करता है और शब्दों, अक्षरों से बने हुए शब्दों को में गिरे हुए अक्षरों को पढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है। केवल शब्दों से मात्र कविता नहीं, एक एक अक्षर से शब्द, कौन से शब्द कहाँ, तब खड़ी बोली का एक बड़ा कवि होगा, जिसे नरेश सक्सेना जी कह रहे हैं कि धूमिल तुक के बड़े कवि हैं। मैं इसे अब अपनी बात से जोड़कर इसलिए कह रहा हूँ कि नरेश जी कहीं ना कहीं संस्मरणों में बहुत बड़ी बात कह रहे थे कि तुक से आज कविता या अपनी कविता। नरेश जी पिछली बार मॉस्को वाले बैठक में हम भी बैठे थे, वो बार बार लय पर केंद्रित बात कह रहे थे कि कविता स्मृति में तभी जाएगी जब आप उसे कहीं बांधोगे। अब बांधना, लय में ही कविता ज्यादा बधती है, लेकिन धूमिल अगर तुकों में बांधते हैं तो धूमिल के तुक और फिर शब्दों के भीतर, शब्दों के बीच जो अन्वय है अक्षर का, उसके अक्षरों में जो आदमी को पढ़ रहा है वह अगर पढ़ लेता है तब वह कविता धूमिल की समझी जाएगी और सही मायने में पढ़ी जाएगी। बहुत सारे संस्मरण हमारे पास है, मैं संस्मरणों पर बहुत इसलिए नहीं गया, आपको केवल एक कविता सुनाया कि वही भाषा के भुन्नासी ताले को खोलता और कहता कि यह माँ है या बेटी है, घर में वापसी कविता आप लोग पढ़ें, दोहराना यहाँ मुमकिन नहीं है इस पटल पर। कुछ संस्मरण सुनाते हैं अंतिम दिनों के। हम भाई बहनों में सबसे बड़े थे, हमारे चाचा 4 थे और सबसे बड़ा मैं था। पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी, जुलाई का महीना था और जून में सीतापुर ज्वाइन करके वहाँ गांव चकबंदी में था और जून में वो ज्वाइन करते हैं सीतापुर, लखनऊ बनारस से उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया और ट्रांसफ़र भी उनका बहुत आसानी से नहीं, किसी तरह के तूतू मैमत से ही होता था, विवादों से ही होता था। अक्सर बहुत सारे विवाद हैं, उस पर हम अलग से लिखेंगे और प्रकाश डालेंगे। उनका ट्रांसफ़र हो गया था, वो जाना नहीं चाहते थे, वहाँ से वहाँ गए और उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है और चले आए। यहाँ आए और क्रमशः वो बीमार होते गए, धीरे धीरे गांव में दबा हुई, घर की स्थिति, वहीं मुखिया थे और उनकी तनख्वाह थी, परिवार बड़े, माने परिवार क्या, आज अगर हम कहें तो वह कुनबा है, 26-27 लोगों का एक साथ चूल्हा जलता था और उसके मुखिया थे। और आप तो कवियों के बारे में क्या कहूँ, लोग अपने भाई भतीजे को कितना, परिवार माने क्या होता है उसकी पूरी शास्त्रीय बल्कि कहिए सरकारी परिभाषा सब बदल गई है। परिवार माने मियाँ बीवी बच्चे और दूसरा तीसरा नहीं। तो वहाँ तो माने क्या कहते हैं, 35 और 30 साल के भाइयों, उनके बच्चों, उनकी माने हमारी चाची विधवा, पिताजी की चाची और हमारी विधवा दादी, इन सब का एक, इस समय एक भाषा में कहें तो एक कुनबा था जिसे वो ले चलकर खेल रहे थे किसी तरह से। और हमेशा अर्थ की तंगी बनी रहती थी, तनख्वाह पाते थे तो किसी महीने में कुछ लाना, किसी महीने में कुछ लाना। उस समय खेती में बहुत श्रम करना पड़ता था चाचा जी लोगों को, तो पंपिंग सेट लगवाए अपने पीएफ से लोन लेकर, और उनके पीएफ में भी बहुत पैसे नहीं थे उनके निधन के समय। जो आदमी भविष्य निधि जिसे कहा जाता था, उस निधि का पैसा भी वो अपने भाइयों के प्यार में स्वाहा करते थे। एक संस्मरण वहीं जो शुरू कर रहे थे कि किस तरह से उन्होंने अपने अंतिम दिनों में उन्होंने कहा, तो जब वो जाने लगे, पीछे पीछे भाई लोग थे नहीं घर पर, सब लोग पंपिंग सेट पर काम कर रहे थे, तो माँ ने कहा कि पीछे पीछे जाओ, देखो कहीं कुछ हो जा, मान लीजिए गिर जाए। उनको धीरे धीरे गस्ती आ रही थी, कभी कभी चेतना शून्य हो जाते थे और आधार खुरखुरा कर चेतना शून्य हो जाते थे।
तो जाने लगे तो हम पीछे पीछे गए। पंपिंग सेट पर पहुंचे तो वहाँ कोई भाई नहीं था। एक दिन पहले किसी चीज को लेकर ज्यादा घर में विवाद हुआ था भाइयों में। तो जब उन्होंने देखा वहाँ कोई नहीं है तो कहे कि अरे यहाँ तो कोई नहीं है। विस्मय में उन्होंने यह कहा कि यहाँ तो पंपिंग सेट घर से दूर था, तो वहाँ एक आदमी हमेशा माने पहरेदारी के रूप में, अगोर के रूप में, जिसे भोजपुरी में कहते हैं अगोर के रूप में वहाँ रहता था, लेकिन कोई था नहीं। अरे पूरी पंपिंग सेट इस तरह से खाली है, कोई है नहीं, इस साले सब मशीन क्या मसान बना दिए। यह बहुत ही मार्मिक शब्द था और हमने देखा वो अपने हाथ से ऐसे आंसू पोंछे और फिर वहीं थोड़ी देर तक पत्थर था बड़ा सा, उसी पर बैठे और फिर वहां से वापस आ गए। बहुत ही मार्मिक प्रकरण था। वो कभी आवेश में भी आते थे तो जाते जाते इतने द्रवित होते थे कि हमने उनको कई घटनाओं में आंसू पोंछते हुए देखा है। कई बार हमने पटल पर भी 1-2 संस्मरण डाले हैं। कई बार उन्होंने उनकी स्थिति ग्लानि से गुजरती है और जो राजनीतिक संवाद हैं, जो उतनी कड़क भाषा है, उसके भीतर वह कड़कड़ाती हुई जो संवेदना है, जो राजनीतिक तेज है, वह भड़काती भी है, वह हमको सोचने के लिए लाचार करती है और फिर कहीं न कहीं वह चेतना ग्लानि से भी जोड़ती है। शुरू के दिनों में इस तरह की कविताएं उनकी बहुत कम पढ़ी गई हैं। आरंभिक दिनों में उन्होंने कुछ कविताएं लिखी थी जो बहुत ही मार्मिक हैं, जिसे बहुत कम पढ़ा गया है, समग्र में आई हैं। एक कविता हम यहाँ सुना रहे हैं। जब बर्फ पिघली चीड़ की डाल पर फंसी हुई चिड़िया ने, जब बर्फ पिघली चीड़ की डाल पर फंसी हुई चिड़िया को देखकर काली चट्टान ने उजली चट्टान से पूछा, गोली तो आदमी ने आदमी पर चलाई थी, यह चिड़िया कैसे मरी। जब बर्फ पिघली तो एक चट्टान ने दूसरी से यही पूछा। यह छोटी सी कविता इसलिए सुना रहा हूँ कि एक और बात पहले जैसा कि हमारे पिता तुल्य कवि नरेश सक्सेना जी ने अपने संस्मरण में कहा कि धूमिल गीत से आए थे, तो उस संदर्भ में भी कह दें। और फिर आरंभ पत्रिका के 68 के संदर्भ में उन्होंने बताया। आरंभ के हमें लगता है हमारे पास तो एक भी अंक आरंभ के नहीं है। आरंभ के वही पत्र हैं जो हमने संपादित किया है समग्र में विनोद भारद्वाज के नाम पर। उसमें नरेश सक्सेना के का जिक्र उन्होंने अक्सर सभी पत्रों में किया है। यह संदर्भ हम यहाँ इसलिए जोड़ रहे हैं कि धूमिल की पांडुलिपियों में जो गीत मिले हैं वह 62 तक के मिले हैं। 58 से 62, उनकी पहली पांडुलिपि 58 की है। 58 से लेकर 62 तक उन्होंने गीत लिखा है। इसी बीच में वो कहानी भी 2-4 लिखे। एक कहानी तो उनकी कल्पना में 1964 में छपी भी थी, सीमाओं का बोध। और फिर कहानी लिखना भी छोड़ दिया था उन्होंने। 62 में जब फिर भारत चीन सीमा संघर्ष होता है तो भारत चीन सीमा संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में निराला की कविता राम की शक्ति पूजा को कोट करते हुए एक निबंध भी उन्होंने लिखा था, जो उस समय भारती पत्रिका में छपी है, जो भारती बंबई से निकलती थी। वीरेंद्र जैन उसके संपादक थे। उसमें उनके 2-1 लेख भी हैं और 2-1 कविताएं, 3-4 कविताएं भी भारती में। और 62 के बाद वो तुकबंदी करना बंद कर दिए हैं। पूरी पांडुलिपि आज भी मेरे पास है। अगर कोई इस तरह का जो रुचि हो, जिसको जिज्ञासु हो, मैं स्वागत करता हूं कि आकर लोग देखें। 62 के बाद उन्होंने तुकबंदी बंद कर दी। मैंने इस तरह की लयात्मक कविता गीत की गेयता बंद की और फिर कविता को पूरा गद्य कविता की ओर ढाल दिया। और फिर जो कविता आप आरंभ में छपी है वह कौन सी है वह हम नहीं जानते, लेकिन गांव कविता उनकी है। हमें लगता है कि उसकी अंतिम पंक्ति यही है, शायद उसी को एडिट किया होगा उन्होंने। नरेश जी तो बताए नहीं। चेहरा चेहरा डर लगता है, घर बाहर अवसाद, लगता है यह गांव नरक का भोजपुरी अनुवाद। यह 62-63 की कविता है।
और मोची राम कविता जो 68 में बता रहे थे कि छपी है आरंभ में, यह कविता 65 से लिखी जा रही थी। इसी तरह से पटकथा एक दिन में नहीं लिखी गई है, उसकी 8-9 पांडुलिपियां हमारे पास हैं। कभी 1970 जो संसद सड़क तक की अंतिम कविता है, वह 1969 कभी 1969 से शीर्षक से लिखी गई है और 1970 में संसद से सड़क तक में छपी है। और आपको चलते चलते यह भी बता दें, जिज्ञासु होंगे आप, हमने इसके लिए पटल पर भी लिखा कि उसमें लिख दिया गया है एक जगह कि 1971 में संसद से सड़क तक आई, लेकिन उसे करेक्शन आज तक नहीं किया गया है। हमने बहुत आग्रह 2-3 बार किया लेकिन नहीं किया, हमें लगता है कि लोग देख नहीं पाए या हो नहीं पाया होगा। लेकिन बता दें कि 1970 तक की सारी कविताएं जो धूमिल को नामवर सिंह ने कहा कि भाई आलोचना भी उनकी कविता छप चुकी थी और तमाम पत्रिकाओं में छप चुकी थी, तो नामवर ने कहा कि अरे धूमिल तुम्हारा तो एक संग्रह आ सकता है। तो उन्होंने कहा हाँ भैया हो सकता है, कहें तैयार करो, कहें ठीक है। तो वहीं तैयार करते हैं और 65 से लेकर यानी मोची राम से लेकर कभी 1970 यह 25 कविताओं का जो संसद से सड़क तक में 25 कविताएं हैं, इन 25 कविताओं का जो संकलन है वह संसद से सड़क तक और उसका रचना काल 1965 से 70 है। क्योंकि संसद से सड़क तक 72 में आई, तो अभी कोई पूछता है विद्यार्थियों से कि पटकथा कब छपी, तो सब बात आसानी से बताते हैं 72, लेकिन पटकथा सबसे पहले आलोचना में 1968 में आई, जनवरी 1968 में। 20 साल बाद सितंबर 1967 में आई आलोचना में। इस तरह से है, लेकिन अब इस तरह का खोजबीन करना जो है साहित्य के शोध विद्यार्थियों के लिए है। हमें लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा समय ले लिया है और अब विराम देना चाहिए। फिर से मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, अपने पिता तुल्य अग्रज समकालीन बड़े कवियों लीलाधर जगुड़ी और नरेश सक्सेना जी का फिर आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ नमस्कार, मैं बताऊं ये गांव कविता ही है। धन्यवाद धन्यवाद। ये गांव कविता है जिसके अंतिम पंक्तियां हैं, चेहरा चेहरा डर लटका है, घर बाहर अवसाद है, लगता है ये गांव नरक का भोजपुरी अनुवाद है। हाँ हमने ठीक कहा। ये है। हाँ हाँ ठीक कहा, ठीक कहा। सर आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद नरेश सक्सेना जी और विशेष रूप से भाई रश्मिकर पांडे साहब। बहुत ही मार्मिक तरीके से, आत्मीय तरीके से आपने ऐसे संस्मरणों को साझा किया। तो बहुत से हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं वो उससे आए होंगे और मैं लगातार आपको सुन रहा था। सबसे ज्यादा लंबा वक्तव्य आप था, लेकिन उसमें बहुत ही आत्मीयता थी और बहुत ही मार्मिक बातें आपने कही और जीवन जुड़े हुए सच्चे प्रसंग भी आपने बताया और जरूरी भी। और क्योंकि आज का कार्यक्रम पूरी तरह से धूमिल साहब पर समर्पित था, तो उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बहुत से पहलुओं पर हम लोग जान पाए। मेरे आदरणीय, आपको देख नहीं पा रहे हैं हम। हाँ आपका वीडियो ऑफ है क्या? हाँ कुछ अब आपकी आवाज नहीं आ रही है इंद्रजीत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट हो गए हैं। यस यस, अब आ रही होगी आवाज। अब आ रही है, अब आप थोड़ा टेढ़े दिखाई दे रहे हैं। जी, तो मैं मैं आदरणीय भाई अनूप भार्गव जी को विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं कि वो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत से हमारे श्रोता और दर्शक, उनका फीडबैक भी ले लीजिए और बाद में जो आभार व्यक्त की परंपरा है जो उसको भी निभाएं हम लोग। तो जो फीडबैक आप पूछिए लोगों से, क्या क्या लोग अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। संक्षेप में 2-3 वक्ता, 2-3 हमारे साथी जो शायद बहुत से केंद्रीय विद्यालय के 3-4 प्रिंसिपल जुड़े हुए थे, धीरेन्द्र झा जुड़े हुए थे छत्तीसगढ़ से और सुरेश हंस जी पंजाब से जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों को मैंने कहा सब आए, हमारे रावत साहब आए हुए थे जो डिप्टी कमिश्नर है, बहुत से हमारे
साहित्यिक श्रोता सब जुड़े हुए हैं, लेखक हैं, सारे कवि हैं। तो अनूप जी अब आप संभालिए और फिर लीलाधर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्होंने 2 बार हाथ जी जी मैं ये कहना चाह रहा था जी सुनाई दे रहा? जी मैं ये कहना चाह रहा था कि जहां तक संस्मरणों की बात है, मेरे पास बहुत सारे संस्मरण, लेकिन है क्या कि सब संस्मरणों के केंद्र में व्यक्ति खुद को ले आता है पहले, और उस व्यक्ति को छोड़ देता है जिस व्यक्ति के बारे में कुछ कहना है। तो मैं इस खतरे में नहीं पड़ना चाहता था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे वो जो लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, ये पंक्ति सबसे पहले मुझे सुनाई गई थी अस्पताल में। तब धूमिल अस्पताल में थे, बीमार थे, और उसके बाद वो फिर लौटे भी नहीं घर, दुनिया से चले गए। लेकिन ये पंक्ति उन्होंने मुझे, मैं उनको बाथरूम ले गया और उन्होंने मुझे रास्ते में सुनाया कि मेरी एक कविता मैंने लिखी है, सुनो। तो क्योंकि मित्रवत भाव था, तो इतने सुंदर ढंग से उन्होंने कहा कि लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। और ये पंक्ति मैंने तुरंत एक पत्र लिखकर नामवर जी को भेजी, और ये बाकायदा मेरे हवाले से ये पंक्ति आलोचना में छपी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे संस्मरण हैं जो घंटों सुनाए जा सकते हैं, लेकिन अब ज्यादा समय न बर्बाद किया जाए। बस सिर्फ ये है कि धूमिल हमारे बीच हमेशा अपनी कविता के माध्यम से, अपनी भाषा के जो नया प्रयोग उन्होंने किया है, कलेवर जो बदला है भाषा, उसके माध्यम से वो हमारे बीच हमेशा रहेंगे। और हिंदी कविता से धूमिल का अनुपस्थित होना बहुत मुश्किल है। ठीक उसी तरह जिस तरह की राजकमल चौधरी और मुक्तिबोध अनुपस्थित नहीं हो सकते, उसी तरह धूमिल भी अनुपस्थित नहीं रहेंगे। और धूमिल को समझने के लिए ये भी चीज जरूरी है कि उसको धूमिल नाम उपनाम रखने की क्या जरूरत, उसका रहस्य मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या रहस्य है? धूमिल का जो क्रांतिकारी तेवर था, जो उसका एक कहना चाहिए कि क्रांतिकारी कह रहा हूं मैं इसलिए कि अक्सर यही कहा गया है कि वो आक्रोश के कवि हैं, फलां फलां, लेकिन उनमें भाषा के प्रति बड़ा क्रांतिकारी रुझान था। और उन्होंने अपना नाम धूमिल इसलिए रखा था कि धूमिल सबसे मंद चीज को कहते, जो बिल्कुल कम उजाले वाली, कम असर वाली, वो धूमिल होती है। तो उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि मैं धूमिल नाम रखूंगा, लेकिन मैं उससे सबसे ज्यादा चमकी। आवाज नहीं आ रही है, आवाज कट रही है थोड़ी। अभी नहीं है अभी। जी अभी नहीं आ रही। अच्छा कट रही होगी जी, कट रही है। क्या आवाज कट रही है क्या? जी 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 नहीं, तो वो मैं अपनी बात जो कहना चाहता था वो तो मैं कह ही चुका हूँ कि आप सुनाई दे रही है। लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो। सुनाई दे रहा है? जी जी। तो उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। ये 1900 मैंने इंदिरा गांधी के पीरियड की कविता है, और इंदिरा गांधी के पर एक तरह का हमला था इस कविता के। और उन्होंने बड़ी राजनीतिक कविताएं बड़ी सफाई से लिखी है। तो कतई नहीं लगता कि किसी पार्टी विशेष के सदस्य हैं या पार्टी विशेष का विरोध हो रहा है। एक सत्ता का विरोध था, सत्ता के विरोध के कवि थे, और व्यवस्था विरोध के कवि नहीं थे, अव्यवस्था विरोध के। वो लोग कहते हैं वो व्यवस्था विरोध के कवि थे, वो अव्यवस्था विरोध के, और शायद कवि अव्यवस्था विरोध के ही कवि होते हैं। तो व्यवस्था विरोध के नहीं। जहाँ व्यवस्था है कहा जीवन या सरकार में, व्यवस्था जहाँ होती है वहां विरोध क्यों होगा? अव्यवस्था विरोध की कविता लिखी है धूमिल ने भी पुराने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए अब हम लोग जैसा कि आपने कहा कि अक्सर हम लोग औपचारिक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ गोष्ठी को समाप्त करते हैं, लेकिन
मेरे ख्याल से यहाँ पे स्पष्ट है कि हम किसे धन्यवाद देना चाहते हैं। आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं, विशेषकर सभी वक्ताओं को। उनको फिर से सारांश भी हम बताने की कोशिश नहीं करेंगे, आप उनको सुन चुके हैं, आप उनको समझ चुके हैं। बस इतना ही कि एक बहुत ही आनंद की अनुभूति रही, और हमसे जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़िए। हम आपका जुड़ना हमें प्रोत्साहित करता है, हमें ऊर्जा देता है, हमें उत्साह देता है और इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए, है ना। तो चलिए, एक बार फिर से मंच एक बार फिर से खुला है। आप अगर कोई बात कहना चाहें संक्षेप में तो आपका स्वागत है, वरना हम कार्यक्रम को मैं प्रगति जी से खास तौर से प्रगति जी से इस बात के लिए क्षमा मांगना चाहता हूं कि उनसे मेरा परिचय देने के लिए कहा गया था, तो वो मैं बीच में आ गया और इस संकोच में कि मेरा क्या परिचय, हमें धूमिल पर बात करना है। अब सब कार्यक्रम हो गया है तो वो मुझे इसके लिए क्षमा करेंगी। अरे आपने तो कार्यक्रम को इतना आत्मीय रूप दे दिया, रंग दे दिया कि आपने बिल्कुल कह दिया कि धूमिल पर चर्चा हो रही है, हम धूमिल पर ही चर्चा करेंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आपने ऐसे और अपने पन से कहा। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने क्षमा कर दिया, यही बड़ी बात मेरे लिए है। धन्यवाद। कोई और अगर कुछ कहना चाहे तो स्वागत है, वरना हम लोग कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। हाँ, बस मैं कहना चाहूंगी, अलेक्सांद्रा ने जो कविता पढ़ी उसने हमें एक नया रंग जरूर दिया, और उसके मुंह से ये कविता सुन के बहुत अच्छा लगा। और हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग धूमिल को ऐसे ही पढ़ें, उनको समझने की कोशिश करें, और उनके शब्दों के पीछे क्या छुपा था, ऐसे दूसरे देशों तक भी उनकी बातें पहुंचे तो बहुत अच्छा रहेगा। सभी को मेरा नमस्कार जी। हेलो जी, महाराष्ट्र से नीलेश जाधव बात कर रहा हूँ मैडम जी। मैं एक नया अनुसंधाता हूँ, और जिस तरह से अभी सभी महानुभावों को मैंने सुना, और धूमिल जी को हम पढ़ते रहे छात्र दशक से लेकर अब तक, उनके साथ में जिन लोगों ने अभी मतलब समय व्यतीत किया था, उन सारे अनुभवों को, उनके साहित्यिक पहलुओं को हम जैसे नए अनुसंधाताओं के लिए जो आपके द्वारा जो वेबसाइट बनाई गई है, उसके जरिए धूमिल जी को और अच्छी तरह से जानने के लिए हमें मौका मिलेगा, और अध्ययन के लिए आपने ये हमें उपस्थित करा कर दिया, इसलिए मैं आपका मतलब धन्यवाद देता हूँ सर जी। धन्यवाद नीलेश जी। और जैसा मैंने कहा था, नमस्ते अनूप जी, मैं यही कहा था कि वेबसाइट बनाने का यही उद्देश्य है कि धूमिल जी को हमेशा के लिए अमर कर दिया जाए। तो जी सर जी। किताबें जो हैं आउट ऑफ प्रिंट हो सकती हैं, आपके शहर में नहीं मिल सकती हैं, लेकिन इंटरनेट तो आजकल सभी जगह सर्वत्र उपलब्ध है। तो यही हम लोग की बिल्कुल बिल्कुल। अभी कोई और कुछ कह रहा था जी, किसी ने कुछ कहना शुरू किया था और अब नहीं आ रही उनकी आवाज। चलिए, एक बार फिर से धन्यवाद के साथ कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। लीलाधर जी प्रणाम आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश खन्ना जी को धन्यवाद। प्रहलाद जी शायद बीच में नहीं है, उन्हें धन्यवाद। नीलेश जी कुछ बोलना चाहते हैं आप अंत में? नहीं जी, अभी तो बात की, और कोई बोलना चाहते हैं? में आपका हाथ मुझे लगा कि ठीक है। चलिए, धन्यवाद सभी को, नमस्कार, प्रणाम। नमस्ते सबको। नमस्ते।